जब रे वापस डंजन में कदम रखता है तो वह एक बात साफ कर देता है, वह अभी तक स्कल डीमन को ड्रेन नहीं कर सकता, तो उसके बजाय वह पहले इम्प्स का शिकार करता है। 1 स्लैश 1 स्टील और एक आइस नीडल स्किल उसकी हो जाती है। फिर वह चिल्लाती हुई क्रीचर को फायरबॉल से कोयला बना देता है। दूसरा इम्प डर के मारे जम जाता है जब तक स्कल डीमन उसे वापस समन नहीं कर लेता। रे को मजबूर करता है उससे दोबारा मारने के लिए और बार बार सिर्फ इतने लेवल्स हासिल करने के लिए कि वह जिंदा रह सके। लेकिन असल मॉड तब आता है जब रे लेवल 30 पर पहुंचता है और स्किल सिंथेसिस अनलॉक करता है। एक रिस्की मूव में वह आइस नीडल को फ्यूज करता है एक फायरबॉल के साथ और एक बिल्कुल नया अटैक बनाता है, एक फायर लांस। ये स्कल डीमन की माना बैरियर को चीर देता है, रे को ब्रेक थ्रू करने देता है और एक ही पंच से वह आखिरकार डीमन की अपनी डिफेंसेस चुरा लेता है। फिर तुरंत एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट चुरा लेता है। स्कल डीमन गिर जाता है, एक बड़ा हरा मैना स्टोन गिरता है। रे एक ही दिन में लेवल 33 पर पहुंच जाता है। लेकिन कुछ देर पहले वह ऐसा नहीं था। कुरोसाकी काई, एक डुअल कलर प्रोडिजी जिसे पर्पल किंग के नाम से जाना जाता है, उसकी छांव में उसका बड़ा भाई खड़ा है, हमारा एमसी रे, जो पूरा कलरलेस और मैजिकली इनर्ट है। रे अपने भाई की पार्टी में एक पोर्टर के रूप में उम्मीद से चिपका रहता है जब तक वह एक डंजन बॉस क्रोनोस, समय और अंतरिक्ष के देवता का सामना नहीं करते। अपने हाथ के एक इशारे से क्रोनोस आसानी से पूरी पार्टी को खत्म कर देता है, काई समेत, घिरा हुआ और निश्चित मौत का सामना करते हुए। रे की बेचैनी एक बंद, मना की हुई शक्ति स्किल ड्रेन को अनलॉक करती है। स्किल ड्रेन अपने आखिरी विरोधी काम में वो क्रोनोस की अपनी रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटी रिवाइंड को चुरा लेता है। शक्ति का ये उफान, घबराहट और पछतावे से भरा, सिर्फ एक पाल को रिवाइंड नहीं करता बल्कि रे को खुद समय में वापस भेज देता है। वो सालों पहले जगता है एक देवता की चुराई हुई शक्ति और एक तेज इरादे के साथ। इस बार वो अपनी किस्मत का खुद मालिक बनेगा। रे पूरी तरह से शॉक्ड है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कुछ और ज्यादा शॉकिंग रियलाइज होता है। इन्वर्टेड कासल अभी भी सफेद है जबकि उसे पूरा काला होना चाहिए था। लगता है इन्वर्टेड कासल 7 साल पहले तक पूरा सेफ्ड था, लेकिन वो धीरे धीरे काला होना शुरू हो गया और जब वो पूरा काला हो गया तो वो दरवाजा खुल गया जिसने क्रोनोस को आजाद किया था। अचानक उसे एहसास होता है कि वो असल में रिवाइंड एबिलिटी क्रोनोस से चुराई थी ताकि खुद को पास्ट में वापस भेज सके। वो अपना फोन उठाता है ताकि एग्जैक्ट डेट कंफर्म कर सके और उसे एहसास होता है कि वो 7 साल पहले वापस आ गया है। क्यूरियोसिटी से रे अपना स्टेटस विंडो खोलता है अपनी स्किल लिस्ट देखने के लिए और शॉकिंगली रिवाइंड स्किल गायब है, लेकिन स्किल ड्रेन एबिलिटी अभी भी मौजूद है। भले ही रिवाइंड गायब है, रे फिर भी खुश है जो उसके पास बचा है, क्योंकि 10 साल तक उसे सिर्फ एक स्किल चाहिए थी और क्योंकि उसके पास स्किल ड्रेन है वो फुलफिल्ड महसूस करता है। तभी उसके फोन पर रिमाइंडर आता है, उसे याद दिलेट हुए कि आज ही मेज एग्जाम है। रे फिर मेज एसोसिएशन HQ की तरफ जाता है जो मेजेस और डंजन कॉन्क्वेस्ट्स के मामलों को देखता है। वो नए लगने वाले हेडक्वार्टर्स में कदम रखता है और इससे पहले कि वो एक ताज़ी सांस भी ले सके उससे पीछे से कोई लड़का कलरलेस बुलाता हुआ सुनाई देता है। वो पलट कर देखता है कि वो लड़के गोतो और ओइक हैं और वो दोनों उसके भाई के सबॉर्डिनेट्स हैं। वो वही लोग थे जो क्रोनोस के रूम में मरे थे। गोतो और ओइक रे का मजाक उड़ाते हैं कि वो दोबारा मेज एग्जाम देने हेडक्वार्टर्स आया है। वो उसे कहते हैं कि उसकी मेहनत बेकार है क्योंकि वो कितनी भी बार टेस्ट दे ले वो हमेशा कलरलेस ही रहेगा। असल में ये पहली बार नहीं है कि रे ने मेज एग्जाम दिया है, लेकिन उसने बार बार एग्जाम दिया क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। उनके साथ टाइम वेस्ट करने के मूड में न होकर वो उनके हाथ हटा देता है, उन्हें कहता है कि उससे अकेला छोड़ दें। कुछ देर बाद वो खुद को एग्जामिनर के ऑफिस में पता है जहां वो एग्जामिनर हिनाता रेनर जो एक B रैंक मेजे है से मिलता है। हिनाता भी रे को बार बार देखकर थक चुकी है और वह उसे कहती है कि अगर वह ऐसे ही कोशिश करता रहा तो आखिरकार अपनी जान गंवा देगा। रे हिनाटा को यकीन दिलाता है कि इस बार पहले से अलग होगा। हिनाटा के पास रे के साथ एग्जाम वेन्यू तक जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है और क्योंकि उसने कई बार एग्जाम दिया है उसे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। लगता है उसे एग्जाम पास करने के लिए गॉब्लिन्स से 3 मैना स्टोन्स इकट्ठे करने हैं। जिन्होंने स्किल अवेकन की है उनके लिए यह आमतौर पर मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन रे हमेशा इसमें स्ट्रगल करता रहा है। पता चलता है कि उसी दिन एक शॉकिंग घटना भी हुई थी। लेवल 1 डंजन में एक खौफनाक मॉन्स्टर दिखा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। जैसा रे एक्सपेक्ट कर रहा था वह मॉन्स्टर दूर से दिखाई दिया, पूरा डरावना लग रहा था। वह मॉन्स्टर एक रेड कैप गॉब्लिन निकला जो लेवल 37 का मॉन्स्टर है। हिनाता ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और वह सोचने लगती है कि इतना खतरनाक कुछ इस डंजन में क्यों है। हिनाता अपनी तलवार निकालती है, रे को भागने के लिए कहती है ताकि वह उसे बचा सके, लेकिन रे जानता है कि लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। रिग्रेस होने से पहले हिनाता मॉन्स्टर से हार गई थी क्योंकि वह रे को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रही थी। हिनाता इतनी बुरी तरह जख्मी हुई कि उसे एक मेज के रूप में रिटायर होना पड़ा। रे ने खुद को ब्लेम किया क्योंकि उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से हिनाटा का मेज करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लेकिन इस बार रे चीजें बदलने के लिए तैयार है।
रे अपनी छोटी तलवार निकालता है और जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ लपकता है वह छोटी तलवार उस पर फेंक देता है। लगता है मॉन्स्टर के पास एक स्किल है जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाती है और जैसा रे ने एक्सपेक्ट किया था मॉन्स्टर ने तलवार को आसानी से मोड़ दिया। मॉन्स्टर रे की तरफ बढ़ता रहता है और रे उसके सर पर जोर से पंच मारता है। इससे मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वह रे को उसकी बेवकूफ़ी के लिए सजा देने वाला होता है रे की पावर मॉन्स्टर से बॉडी एनहांसमेंट स्किल चुरा लेती है। आखिरकार रे के फिजिकल स्टैट्स को बेहतर बनाती है। गॉब्लिन शॉक में खड़ा हो जाता है, सोचता है कि वह इतना पावरलेस और बेकार क्यों महसूस कर रहा है जबकि वह अभी भी चीजें जोड़ रहा होता है। रे आसानी से मॉन्स्टर को सर से नीचे तक 2 हिस्सों में काट देता है। हिनाता हैरान रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि रे ने रेड कैप को एक ही बार में हरा दिया। दूसरी तरफ रे अपनी स्किल ड्रेन एबिलिटी से हैरान है क्योंकि वह कितनी इंप्रेसिव है। वो खुशी में डूबा हुआ था जब हिनाता उसे वापस रियलिटी में लाती है, पूछती है कि उसने मॉन्स्टर को कैसे हराया। ये रियलाइज करते हुए कि उसके लिए ब्लैक स्किल्स के बारे में बताना बुरा हो सकता है, रे हिनाटा को कहता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। हिनाता रे पर झूठ बोलने के लिए चिल्लाती है जब उसे एहसास होता है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए क्योंकि एक एबनॉर्मल मॉन्स्टर अभी डंजन में आ गया है। हिनाता रे को कहती है कि इस घटना की रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स को करनी होगी। रे खुद के बारे में चिंतित है और वह हिनाता को याद दिलाता है कि उसे अभी 2 और मैना स्टोन्स इकट्ठे करने हैं, लेकिन हिनाता उस पर चिल्लाती है, कहती है कि वह मैना स्टोन्स के बारे में सोचने की गलत सिचुएशन में है क्योंकि यह खतरनाक है। जैसे किस्मत में लिखा था 2 रेगुलर गॉब्लिन्स दूर से दिखाई देते हैं और रे जल्दी से उनके सर काटकर उन्हें मार देता है। इससे हिनाटा और भी शॉक्ड हो जाती है, उसका मुंह खुला रह जाता है। रे फिर उन मैना स्टोन्स को उठाता है जो गॉब्लिन्स ने गिराए थे। उस लड़की से पूछता है कि क्या वह उन्हें ले सकता है। हिनाटा उसके सवाल का जवाब देने के लिए इतनी हैरान है और कुछ देर बाद वह हेडक्वार्टर्स वापस लौटते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हिनाटा रे के मेज लाइसेंस के साथ आती है। उसे ऑफिशियली मेज स्टेटस मिल गया है और उसे सी रैंक में रखा गया है। रे लाइसेंस उठाता है और हल्की सी मुस्कान देता है क्योंकि उसे यहाँ तक पहुंचने में काफी समय लगा था। हिनाटा उसे उन मैना स्टोन्स के एक्सचेंज की डिटेल्स भी दिखाती है जो उसने इकट्ठे किए थे। लगता है मैना स्टोन्स एक वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जो CO2 एमिट नहीं करते। एनर्जी सोर्स होने के अलावा उन्हें एसोसिएशन को बेचा भी जा सकता है। रे को लगता है कि रेड कैप मॉन्स्टर जो A रैंक का है को हराने से उसे अच्छी पेमेंट मिलेगी। वह पेमेंट डिटेल्स देखता है और वह वहां मौजूद भारी अमाउंट देखकर शौक से चीखने लगता है। गॉब्लिन्स को हराने के लिए उसे 1000 मिल रहे हैं, लेकिन रेड कैप अकेला उसे 3 मिलियन देता है। हिनाता उसे अभी अपना दिमाग न खोने को कहती है क्योंकि उसने रेड कैप को हराया है। रे अभी भी हैरान है क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि मेजेस इतने पैसे कमाते हैं और हिनाटा उसे कहती है कि वह और भी कमा सकता है। इससे वह क्यूरियस हो जाता है और वह हिनाटा से डंजन्स के बारे में पूछता है। हिनाटा के साथ डिस्कशन के बाद रे एक C रैंक डंजन की तरफ जाता है जो उसके लिए रिजर्व किया गया है। रे हैरत में रह जाता है क्योंकि पहले वह अकेला डंजन में एंटर नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी नई पावर के साथ वह कन्विंस है कि वह फ्यूचर बदल सकता है। जैसे ही वह डंजन में कदम रखने वाला होता है उसे अचानक माना हैंड नाम की स्किल से पकड़ लिया जाता है। रे फ्रस्ट्रेशन में पलटता है और उसे हैरानी होती है कि उसे गोटो और ओइक ने पकड़ा हुआ है। ओइक और गोटो उस पर मजाक उड़ाते हैं अकेला डंजन में एंटर करने की कोशिश करने के लिए, कहते हैं कि यह रूल्स के खिलाफ है। एक गुस्से वाले चेहरे के साथ रे उन दोनों को कहता है कि उसे परमिशन है क्योंकि उसने मेज एग्जामिनेशन पास कर लिया है। वह दोनों ये सुनकर हैरान होते हैं और वह अस्यूम करते हैं कि वह एक झूठा है। गोटो फिर रे के पास आता है और माना हैंड से उसका सर नीचे दबाता है, कहता है कि अगर वह सच में अवेकन हुआ है तो अपनी स्किल्स दिखाए। लगता है माना हैंड एक स्किल है जो माना को ही फिजिकल प्रॉपर्टी में कंप्रेस करती है। एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट के साथ भी रे रियलाइज करता है कि वह असल में छूट नहीं सकता, लेकिन वह मुश्किल सिचुएशंस में हार मानने वालों में से नहीं है और वह गुस्से में गोटो को हेडबट मारता है। गोटो पीछे लड़खड़ाता है और उसी समय रे उसकी माना हैंड स्किल चुरा लेता है क्योंकि अब उसके पास माना हैंड है। जो गोटो ने उस पर रखा था वह आखिरकार डिसेबल हो जाता है। उसके शरीर से एक जबरदस्त ब्लू ऑरा निकलता है, गोटो और ओइक को शॉक्ड करता है। रे माना हैंड को इस्तेमाल करने में देर नहीं करता। गोटो को उससे पकड़कर उसे यह मानने पर मजबूर करता है कि रे सच में एक अवेकन्ड है। ओइक रे को उसका क्रेडिट देने से इनकार करता है और उस पर फायरबॉल से अटैक करने का डिसाइड करता है। रे एनहांसमेंट स्किल एक्टिवेट करता है और उसे फायर अटैक को काटने के लिए इस्तेमाल करता है। ओइक को शॉक्ड करता है। वह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हुआ जब रे उस तक एक ऐसे वॉर के साथ पहुंचता है जो उसे रूम के पार भेज देता है। गोटो शॉक्ड है यह देखकर कि रे बॉडी एनहांसमेंट भी इस्तेमाल कर सकता है और दर्द से तड़पते हुए ओइक रे से पूछता है कि क्या वह अब एक डुअल कलर्ड मेज है। रे बस नहीं कहता है और तभी उसकी ड्रेन स्किल ओइक की फायरबॉल भी चुरा लेती है। बेसिकली उसकी स्किल लिस्ट में एक और कलर जोड़ती है। ओइक का जबड़ा लगभग गिर जाता है यह देखकर क्योंकि उसने कभी 3 कलर्स वाले मेज को नहीं देखा या सुना था। रे उस पर फायरबॉल फेंक कर दिखाता है कि वह कितना खतरनाक है। उसे लगभग अपनी पैंट गीली करने पर मजबूर करता है। रे फिर उनसे पूछता है कि क्या वह अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं।
लेकिन वह दोनों एक दूसरे को डर से देखते हैं इससे पहले कि अपनी दुम दबाकर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद रे समझ जाता है कि काय खुश नहीं होगा अगर उसे बाद में पता चला कि क्या हुआ। बेसिकली वह काय का चमचा था और अगर उसे पता चला कि रे ने अपनी स्किल अवेकन की है तो वह जरूर उसे कुचलने आ जाएगा। काय पहले ही एक इंप्रेसिव लेवल 50 पर पहुंच चुका है, जिससे वह मॉडर्न ईरा के सबसे स्ट्रॉन्ग मेजेस में से एक बन गया है। काय के अलावा रे समझ जाता है कि उसे उस डरावने डंजन के बारे में चिंतित होना होगा जो जल्दी ही खुलने वाला है, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के लिए खुद को तैयार करने के लिए। रे जानता है कि उसे अपना लेवल जितना हो सके उतना बढ़ाना होगा और वह डंजन में कदम रखता है। लगता है लेवल स्ट्रेंथ की नींव है और लेवल अप करने से एक मेज नई स्किल सीख सकता है जो उसके टोटल माना पूल को बढ़ाती है। इससे एक मेज एक बार में जितना माना कंट्रोल कर सकता है वह भी बढ़ जाता है। रे डंजन में घूम रहा होता है जब उस पर अचानक लेवल 38 के फ्लेम विजर्ड ने हमला कर दिया। विजर्ड के चारों तरफ कई फायर बॉल्स हैं, जिससे रे डर जाता है क्योंकि वह सिर्फ एक फायर बॉल ही बना सकता है। विजर्ड ये सब लेवल्स के भारी अंतर की वजह से कर पाता है। विजर्ड अपनी फायर बॉल्स रे पर फेंकता है और भले ही वह सिर्फ एक को ब्लॉक कर पाता है, रे को दूसरी फायर बॉल्स को डॉज करने के लिए पोजीशन बदलनी पड़ती है। रे समझ जाता है कि वह मॉन्स्टर को सीधे टक्कर में नहीं हरा सकता, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती, वह यह है कि स्किल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा एक ओपनिंग होती है और रे इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। जैसे ही वह तेज स्पीड से विजर्ड की तरफ लपकता है, भले ही ओपनिंग सिर्फ 2 सेकंड की है, विजर्ड उस पल पूरी तरह से पावरलेस हो जाता है। रे विजर्ड को इतनी जोर से पंच मारता है कि वह हवा में उड़ता हुआ जाता है और इस प्रोसेस में उसकी फायरबॉल स्किल भी चुरा लेता है। विजर्ड धड़ाम से जमीन पे गिरता है और जब वह अपना अटैक छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि वह पावरलेस हो गया है। रे फिर उसे उसकी अपनी दवाई चखाता है, उस पर 5 फायरबॉल्स फेंककर उसे इतनी भारी फायर पावर से घेर लेता है जो उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। एक बार विजर्ड के मरते ही रे को नोटिफिकेशंस मिलते हैं, उसे बताते हुए कि वह लेवल अप हो गया है। वह रियलाइज करता है कि हायर लेवल मॉन्स्टर्स को हराने से ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। भले ही हायर रैंक्ड मॉन्स्टर्स से टक्कर लेना काफी मुश्किल है, रे समझ जाता है कि स्किल ड्रेन एबिलिटी उसे एक एज देती है। रे अपना स्टेटस विंडो चेक करता है यह देखने के लिए कि वह लेवल 12 पर पहुंच गया है। इससे रे अपने लिए लेवल 30 का स्टैंडर्ड सेट करता है। वह डंजन में आगे बढ़ना शुरू करता है, मॉन्स्टर्स को दाएं बाएं खत्म करता हुआ। बहुत जल्दी रे लेवल 27 पे पहुंच जाता है, लेकिन वह रियलाइज करता है कि वह पहले ही धीमा हो रहा है क्योंकि लेवल अप करना मुश्किल होता जा रहा है। रे समझ जाता है कि लेवल 30 तक पहुंचने के लिए उसे हायर लेवल के ओपोनेंट्स को हराना होगा। रे फिर डंजन के सबसे गहरे हिस्से में जाता है जहां उसे बॉस रूम मिलता है। रे ये पाकर खुश है क्योंकि यही वह परफेक्ट चीज है जो उसे चाहिए। रे दरवाजा खोलता है और जब वह रूम में कदम रखता है उसे 2 लेवल 30 इम्स और 1 लेवल 45 स्कल डीमन मिलते हैं। रे ये देखते ही कॉशियस हो जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि उनकी टेक्निक्स चुराने से उसे एज मिलेगी। रे स्कल डीमन की तरफ लपकता है, उस पर वार करने का निशाना लगाते हुए, लेकिन उसे हैरानी होती है मॉन्स्टर के चारों तरफ एक माना बैरियर है जो उसे अपनी स्किल ड्रेन एक्टिवेट करने से रोकती है। स्कल डीमन रे की तरफ चार्ज करके चीजें और मुश्किल बना देता है, लगभग उसका सर फाड़ देता है, लेकिन वह उसे डॉज करने में कामयाब रहता है। मॉन्स्टर से अचानक मिली एनर्जी के साथ रे समझ जाता है कि उसे मॉन्स्टर को हराने के लिए कुछ कारगर करना होगा, क्योंकि उसके पास अभी तक स्कल डीमन को ड्रेन करने की पावर नहीं है। वह इम्प्स के पीछे पड़ता है, वह एक इम्प को काट देता है, उससे आइस नीडल स्किल चुरा लेता है, उससे पहले कि वह उसे फायरबॉल से बारबेक्यू बना दे। दूसरा इम्प अपने दोस्त को आग की सजावट बनते देखता है, लेकिन मूव करने के लिए बहुत डरा हुआ है। अब आइस नीडल के साथ रे अपना ध्यान स्कल डीमन की तरफ करता है और उस पर आइस नीडल अटैक करता है। आखिरकार उसकी माना बैरियर को तोड़ देता है, लेकिन हारा हुआ इम्प स्कल डीमन की पावर की वजह से तुरंत रिजमन हो जाता है। भले ही यह रे के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, वह शिकायत नहीं कर रहा क्योंकि इम्प्स को हराने से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और यही उसे चाहिए। वह इम्प को दोबारा मारता है जिससे उसे एक और लेवल अपग्रेड मिलता है। रीसेंट लेवल अपग्रेड की वजह से वह जितना माना कंट्रोल कर सकता है वह भी बढ़ जाता है। इसके अलावा वह एक नई एबिलिटी स्किल सिंथेसिस अनलॉक करता है। रे यह देखकर रिलीव्ड हो जाता है क्योंकि यही वह चाहता है। वह नए हासिल किए गए स्किल सिंथेसिस का इस्तेमाल करके आइस नीडल को कंबाइन करने में देर नहीं करता। फायरबॉल के साथ रेड और ब्लू स्किल्स मिलकर एक फायर लांस बनाती है जिसे रे स्कल डीमन की तरफ शूट करता है। स्कल डीमन अपनी माना बैरियर लगाता है जैसा कि आमतौर पर करता है, लेकिन फायर लांस उसे कमजोर कर देता है। रे को ब्रेक थ्रू करने और उस तक अपने पंच से पहुंचने का मौका देता है। स्कल डीमन को हिट करके वह उससे माना बैरियर चुरा पाता है, लेकिन वह वहीं नहीं रुकता, वह एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट भी चुरा लेता है, स्कल डीमन को पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और पावरलेस छोड़ते हुए। रे फिर बेरहमी से स्कल डीमन को खत्म करता है, उसकी छाती में फायर लांस घुसाकर उसे आग में घेरने के लिए। स्कल डीमन को मारने से एक बड़ा हरा माना स्टोन गिरता है और वह लेवल 28 से लेवल 33 तक जंप करता है। रे मुश्किल मॉन्स्टर को स्किल सिंथेसिस एबिलिटी की वजह से हराने के बाद चैन की सांस लेता है।
लगता है यह एक एडवांस टेक्निक है जिसका मकसद और भी पावरफुल स्किल्स बनाना है और यह लगभग लेवल 30 से अवेलेबल होती है। यही वह था जिसकी रे को उम्मीद थी और वह खुश है कि उसने सही समय पर इसे कर दिखाया। रे अपनी जीत का पल एंजॉय कर रहा होता है जब सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने लेवल रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है और स्किल ड्रेन के जरिए वह जितनी स्किल्स रिटेन कर सकता है वह बढ़ गई है। उसके स्किल स्लॉट्स 3 से 5 हो गए हैं और रे मुस्कुराता है क्योंकि वह जानता है कि अब चीजें उसके लिए और आसान हो जाएंगी। सब कुछ चेक करने के बाद वह डंजन से बाहर निकलता है और ग्रीन मैना स्टोन सबमिट करने के लिए हेडक्वार्टर्स की तरफ जाता है। हिनाटा हैरान रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि रे ने स्कल डीमन को हराया है और एक ही दिन में लेवल 33 तक पहुंच गया है। रे घबराकर मुस्कुराता है, क्लेम करता है कि उसे सिर्फ लक मिला, लेकिन हिनाटा उसे बताती है कि एक ही दिन में लेवल 30 से आगे निकलना बिल्कुल सुना नहीं जाता। हिनाटा उसे बताती है कि उसके करंट लेवल के साथ वह बी रैंक मेज भी बन सकता है। तभी रे को पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है और उसके साथ एक खौफनाक ऑरा आता है। वह आवाज और किसी की नहीं, उसके भाई काई की है और काई को लगता है कि कोई गलती हुई है क्योंकि रे भी रैंक नहीं हो सकता। काई आगे कहता है कि रे एक कलरलेस लड़का है जिसमें बिल्कुल टैलेंट नहीं है। हिनाटा रे का बचाव करती है, कहती है कि उसने सच में रेड कैप और स्कल डीमन को हराया है। जैसे ही काई यह सुनता है वह 1 मिनट में गुस्सा हो जाता है, तुरंत रे पर अटैक करता है। वह उसकी छाती पर एक पावरफुल पंच मारता है। रे आसानी से उसे नए अक्वायर्ड माना गार्ड से ब्लॉक कर देता है, उस पर मुस्कुराते हुए और उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। रे की उसके पंच को ब्लॉक करने की एबिलिटी से काय आखिरकार उस रूमर पर यकीन करता है कि उसके भाई ने स्किल्स के साथ अवेकन किया है, लेकिन काय इतना इम्प्रेस्ड नहीं है और वह रे को अपनी पीठ देखने को कहता है क्योंकि वह देखना चाहता है कि वह कितना केपेबल है। हिनाटा नोटिस करती है कि काय केयरलेस बिहेव कर रहा है। उसे पूछने पर मजबूर होती है कि क्या वह लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। काय क्लेम करता है कि कोई इशू नहीं होगा अगर रे सच में बी रैंक है जैसा वह क्लेम करते हैं, जब तक कि वो सिर्फ एक झूठा मेज न हो जो बी रैंक तक छुपकर पहुंच गया हो। रे समझ जाता है कि काई की डिमांड्स को रिजेक्ट करने से उसके लिए फ्यूचर में सिर्फ शर्मिंदगी और मुश्किल ही आएगी। रे फिर काई का चैलेंज एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है और ये काई को शॉक्ड करता है, लेकिन उसी समय उससे गुस्सा भी दिलाता है। वो दोनों फिर अपने डिफरेंसेस सेटल करने के लिए हेडक्वार्टर्स अरेना की तरफ जाते हैं। रे समझ जाता है कि उससे उस मना की क्वांटिटी के बारे में कॉशियस रहना होगा जो वो एक बार में कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के खिलाफ जा रहा है। रे ये भी जानता है कि उससे हमेशा गार्ड पर रहना होगा क्योंकि उसका मैक्स कॉम्बो 3 बेसिक स्किल्स का है जबकि काई का 5 स्किल्स का। सिर्फ इन नंबर्स के साथ रे काफी श्योर है कि वो उससे हार जाएगा अगर वो उसे सीधे टक्कर देने की कोशिश करता है। फेयर बनाने के लिए रे समझ जाता है कि उससे कुछ स्पेशल लाना होगा। एक बार जब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, रे आइस नीडल से अटैक करता है और काई फायरबॉल से जवाब देता है। दोनों अटैक बीच में टकराते हैं, एक तेज धमाका और धूल का बदल छोड़ते हुए। इससे काई की नजर कमजोर हो जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, रे बॉडी एनहांसमेंट के साथ उस तक पहुंच जाता है, उसे शॉक्ड करता है। काई हैरान है ये देखकर कि उसका भाई अब एक डुअल कलर विल्डर है। दूसरी तरफ रे काई के लिए बचे हुए स्किल माना की संख्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने पहले ही एक इस्तेमाल कर लिया है। जैसे ही वो काई के करीब आता है, वो स्किल सिंथेसिस एक्टिवेट करता है फायर लांस बनाने के लिए। काई ये देखकर हैरान है, लेकिन ये बेसिकली उससे बताता है कि उसका भाई अब 3 कलर स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। जैसे ही रे उस तक पहुंचने वाला होता है, काई उसे एक पावरफुल फायरबॉल से वेलकम करता है जो रे के फायर लांस को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे जमीन पर भेज देता है। रे का चेहरा डर से रोशन हो जाता है क्योंकि उसकी फायर लांस, जिसे इस्तेमाल करने में 2 स्किल्स के बराबर माना लगा था, एक सिंपल स्किल से आसानी से खत्म हो गई थी। काई अपने भाई का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो 3 स्किल कलर्स इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो उससे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरी तरह से अलग लेवल पर है। रे को सही जगह पर रखने के लिए काई उस पर डेडली फायरबॉल्स फेंकता है। रे को फायरबॉल्स को डॉज करने की कोशिश करते हुए इधर उधर भगना पड़ता है जबकि वो फायर लांस भी बना रहा होता है। वो फायर लांस काई पर शूट करता है, लेकिन काई अपने यूजुअल फायरबॉल से जवाब देता है। काई की फायरबॉल तोड़ती हुई रे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो तुरंत मना बैरियर लगाता है। लेकिन मना बैरियर काई की पावर से कंपेयर नहीं कर सकती और वो टूट जाती है, रे को दोबारा जमीन पर भेजती है। रे के जमीन पर होने के साथ काई उसकी तरफ चलता है, उसे कहता है कि वो इज्जत में अपना सर झुकाए और वो अब तक जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाएगा। वो चाहता है कि रे माने कि वो उसके कंपैरिजन में बेकार है। अंदर ही अंदर रे जानता है कि वो कैसे अपने छोटे मूव्स और आउटपुट के साथ नहीं जीत सकता, लेकिन वो हार मानाने को तैयार नहीं है क्योंकि वो एक गुलाम की तरह जीता रहेगा। अपना नाम बनाने के लिए दृढ़ होकर वो खड़ा हो जाता है। काई पर चिल्लाता है कि वो उसके सामने कभी नहीं झुकेगा। काई ये देखकर गुस्सा हो जाता है और वो रे को कहता है कि उसे शायद यूज मारने पड़ेगा।
काई तुरंत ओवरलॉक स्किल एक्टिवेट करता है जो बड़ी क्वांटिटी में मना कंज्यूम करती है, लेकिन एक बार में कंट्रोल किए जाने वाले मना की क्वांटिटी को डबल कर देती है। ओवरलॉक के साथ काई कई फायरबॉल्स कॉन्जर कर पाता है और वो कॉन्फिडेंशियली रे को कहता है कि वो एक राजा की पावर एक 10 कॉम्बो अटैक देखने वाला है। रे डार से घिर जाता है जब वो ये देखता है, क्योंकि वो पावर को पहचानता है, क्योंकि ये काई का अल्टीमेट मूव है। बेसिकली वो एक ऐसा इंसान है जो अपने लेवल के दूसरों के कंपैरिजन में काफी मना इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यही वो था जिस पर रे बेट लगा रहा था और काई को इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहा था। रे काई की तरफ उछलता है और काई उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या वो सोचता है कि वो हवा में उसके अटैक को डॉज कर सकता है। रे खुद को कई फायरबॉल्स से लड़ता हुआ पता है, लेकिन वो मना हैंड एक्टिवेट करता है। काई को शॉक्ड करता है क्योंकि वो एक और स्किल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। रे जानता है कि काई कितना भी पावरफुल हो, वो कूलडाउन से बंधा हुआ है। वो फायरबॉल्स को डॉज करने में कामयाब रहता है और सही समय पर काई तक पहुंच जाता है। काई अपने कूलडाउन पीरियड में होता है जब रे उस तक पहुंचता है और वो उसके चेहरे पर पंच मारता है। रे का पंच इतना भारी है कि वो काई को अरेना के पार भेज देता है और उससे पंच मारकर रे उसकी ओवरलॉक स्किल भी चुरा लेता है। रे आउटकम से खुश है क्योंकि वो ओवरलॉक स्किल भी चुरा पाया। रे को लगता है कि उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन काई एक बिगड़े हुए चेहरे के साथ वापस खड़ा हो जाता है, रे को मारने की धमकी देता हुआ। तभी काई डीमन लांच स्किल निकलता है। रे को शॉक्ड करता है क्योंकि वो काई से अभी तक ये स्किल सीखने की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लगता है ये काई की सबसे बड़ी स्किल है जो उससे पूरी तरह से खतरनाक बनाती है। रे देखता है कि लांच सीधा उसकी तरफ आ रही है, लेकिन उसके लगने से पहले रे रास्ते से हटने में कामयाब रहता है। रे को मानाना पड़ता है कि लांच की स्पीड कुछ और ही है। रे आखिरकार रियलाइज करता है कि वो काई पर सिर्फ इसलिए वार कर पाया क्योंकि वो केयरलेस था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं क्योंकि काई सच में सीरियस हो गया है। रे खुद को अरेना में इधर उधर भगता हुआ पता है क्योंकि उसके और काई के बीच स्ट्रेंथ लेवल बहुत बढ़ गया है। अरेना में जो तबाही उसने मचाई है उसके बावजूद भी काई अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रे अपनी फायर लांच से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काई उसकी स्किल को डीमन लांच से ओवरपावर कर देता है। धमाके की लहर रे को सीधा दीवार में भेज देती है और वह दीवार से टकराते ही चिल्लाता है। काई उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि यही वजह है कि उसे पर्पल किंग कहा जाता है। रे के पास मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है कि काई सच में सही है, क्योंकि उसकी डीमन लांस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। काई दोबारा रे के ऊपर खड़ा होता है, उसे कहता है कि सिर्फ इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट ना हो क्योंकि वह कई स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है। रे मानता है कि अपनी करंट स्टेट में वह काई का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसे अचानक एहसास होता है कि गेम बदल जाएगा अगर वह पर्पल स्किल का पोटेंशियल ढूंढ पाए। लड़ाई से पहले उसकी सिंथेसिस की लिमिट 2 कलर्स की थी, लेकिन रे ओवरलॉक स्किल एक्टिवेट करके पूरी तरह से गेम बदल देता है। काई शॉक्ड है जब वह अपने भाई को ओवरलॉक स्किल इस्तेमाल करते देखता है, जैसे ये कुछ भी नहीं है। ओवरलॉक की वजह से उसकी माना कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई और वह स्किल सिंथेसिस अनलॉक करता है। रे मुस्कुराता है जब वो समझ जाता है कि उसने जैकपॉट मार दिया है, लेकिन काई चिंतित है क्योंकि उसे नहीं पता कि वह क्या बुरी स्कीम बना रहा है। तभी रे कुछ ऐसा करता है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, और ये है 3 कलर्स को एक साथ कंबाइन करना। रे रेड स्किल को ब्लू स्किल में जोड़ता है और उस पर येलो स्किल भी मिला देता है। आखिरकार उसे ब्लैक माना में बदल देता है। काई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बेसिकली मौजूद माना कलर्स रेड, येलो और ब्लू है। रे को हमेशा बताया गया था कि उसकी इन 3 कलर्स के लिए कोई एफिनिटी नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता वह सब गलत है। रे पूरी तरह से अलग और रेयर ब्रीड है क्योंकि वह एक डार्क मेज है जिसका मेजेस के इतिहास में कभी जिक्र नहीं हुआ। 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ रे एबिस फ्लेम बनाता है जो सच में डेडली लगती है। काई को डर घेर लेता है और वह घबराहट में रे पर डीमन लांस लॉन्च करता है, उस पर चिल्लाता है कि दूर रहे। रे लांस को देखता है और एबिस फायरबॉल उस पर फेंकता है, उसे एक पल में कुचल देता है। एक बार डीमन लांस रास्ते से हटने के बाद रे काई की तरफ भागता है। जैसे ही वह आग का एक और गोला तैयार करता है, काई हार मानने को तैयार नहीं है और वह रे के अटैक की तैयारी में एक और जायंट डीमन लांस समन करता है। काई अपनी डीमन लांस लॉन्च करता है और रे फायरबॉल के साथ उसे बीच में मिलता है। रे की फायरबॉल डीमन लांस को ओवरपावर कर देती है और उसे कंज्यूम कर लेती है। एक बड़ा धमाका छोड़ती है जो काई को नॉकआउट कर देता है। रे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता जब वह हैरानी में जमीन पर गिरता है कि उसने आखिरकार काई को हरा दिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, उसे बताती है कि उसने एबिस फ्लेम हासिल कर ली है, सब स्किल सिंथेसिस की वजह से। कुछ देर बाद हिनाटा पूरी शॉक में रे के पास आती है, उसे पूछती है कि उसने अभी कौन सी स्किल इस्तेमाल की। रे पहले ही इसके बारे में चिंतित है क्योंकि वह जानता है कि वह अपनी स्किल और स्ट्रेंथ को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकता। रे एक कूल डूड की तरह बिहेव करता है और अपनी स्किल दिखाता है, कहता है कि यह एक ब्लैक स्किल लगती है। इससे हिनाटा के शरीर में शॉक की लहर दौड़ जाती है क्योंकि रे पहला ब्लैक स्किल यूजर है। रे फिर उसे पूछता है कि क्या उसे अपनी स्किल की नेचर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि वह इससे उनके बीच एक राज रखना चाहेगा। हिनाटा यह सुनकर हैरान है और वह रे को कहती है कि वह एक मौका छोड़ रहा है। रे सोचता है कि वह कौन सा मौका छोड़ रहा है।
और हिनाटा उसे याद दिलाती है कि हर कलर में सबसे स्ट्रॉन्ग मेज को हमेशा किंग का टाइटल दिया जाता है, जिसका बेसिकली मतलब है कि वह ब्लैक किंग है, क्योंकि कोई और नहीं है। रे गहरी सोच में पड़ता है और भले ही ऑफर टेम्पटिंग है, वह हिनाटा को कहता है कि उसे अभी वह नहीं चाहिए। रे जानता है कि वह अभी भी कमजोर है, जो एक किंग को शोभा नहीं देता। तभी उसे याद आता है कि उसका भाई अभी भी अरीना में बेहोश पड़ा है, और वह हिनाटा से पूछता है कि क्या वह ठीक हो जाएगा। हिनाटा उसे बताती है कि काई किंग्स में से एक है और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, भले ही वह बुरी तरह जख्मी है। फिर भी हिनाटा उसे मेडिकल रूम ले जाने का प्लान करती है। अचानक उन्हें फोन पर एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन मिलती है, और जब वह चेक करता है उसे एहसास होता है कि आइकबुकुरो पार्क के वेस्टर्न एंट्रेंस पर एक डंजन दिखा है, और उसमें एंटर करने के लिए रिकमेंडेड मेज लेवल 70 है। हिनाटा यह देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन रे को पहले ही इसकी उम्मीद थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था। ये एक लेवल 70 डंजन है, जबकि ज्यादातर किंग्स अभी भी लेवल 50 पर हैं, और डंजन के दिखने के पहले हफ्ते में किंग्स को एहसास हुआ कि वह कितने कमजोर थे। इस वजह से उन्होंने आइकबुकुरो डंजन को छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता ये एक ट्रेजेडी की शुरुआत है। लगता है डंजन में एक डंजन कोलैप्स हो गया, क्योंकि एक डंजन को एक टाइम फ्रेम में कॉन्कर करना जरूरी होता है, वरना मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगेंगे। आइकबुकुरो डंजन पहला डंजन था जहां डंजन आउटब्रेक हुआ था। मॉन्स्टर्स के दिखने से कई मौतें हुई। टोक्यो शहर मॉन्स्टर्स से घिर गया। बदले में बहुत से लोग मरे, क्योंकि सड़कों पर रेड करने वाले मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन रे इस ट्रेजेडी को दोबारा होने से रोकने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो। हिनाटा का बैलेंस लगभग बिगड़ जाता है जब रे उसे डंजन कॉन्कर करने का अपना प्लान बताता है। हिनाटा उसे बताने की कोशिश करती है कि डंजन कितना खतरनाक है, भले ही वह काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा सिर्फ ए रैंक मेजेस को डंजन में एंटर करने की परमिशन है, क्योंकि रिकमेंडेशन लेवल 50 से बहुत ऊपर है। क्योंकि डंजन आउटब्रेक से पहले थोड़ा समय है, रे कंफर्म करता है कि क्या ए रैंक प्रमोशन एग्जाम अभी भी अगले हफ्ते है, और हिनाटा हाँ कहती है। क्योंकि ऐसा है, रे हिनाटा को अपना प्लान बताता है कि वह अगले एग्जामिनेशन तक ए रैंक तक पहुंच जाएगा। हिनाटा ये सुनकर और भी सरप्राइज्ड हो जाती है, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि रे अपनी स्किल्स के साथ एग्जाम पास कर सकता है। लेकिन वह ऐसे बोलती है जैसे कोई प्रॉब्लम हो, और रे उसे पूछता है कि क्या है। हिनाटा फिर उसे बताती है कि ए रैंक प्रमोशन टेस्ट देने के लिए उसे पहले एक बी रैंक डंजन को एक पार्टी के साथ क्लियर करना होगा। इसका बेसिकली मतलब है कि उसे एक पार्टी बनानी होगी और एक बी रैंक डंजन क्लियर करना होगा, और रे ये पूरी तरह से भूल गया था। रे अपना फोन चेक करता है और उसे सिर्फ बेकार मैसेजेस दिखते हैं, जिसमें लोग उसे कहते हैं कि वह उसके साथ पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसे हफ्ते खत्म होने से पहले एक बी रैंक डंजन क्लियर करना है। रे जानता है कि वह मुश्किल पोजीशन में है, क्योंकि अकेला क्लियर करना मुश्किल है। रे अपना दिमाग खपाता रहता है, सोचता है कि अपनी इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए वह क्या कर सकता है। तभी उसे कुछ मेजर्स अपने कॉलीग को कमजोर होने के लिए डांटते हुए सुनाई देते हैं। ये रे को चुप जाता है, जिसे याद आता है कि उसके साथ हमेशा कचरे जैसा बर्ताव किया जाता था, बिल्कुल एक आउटकास्ट की तरह। लगता है लड़की का नाम इचिनोस आया है, और उसके कॉलीग्स बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे और उसे डेड वेट कह रहे हैं। जैसे ही रे आया का नाम सुनता है, उसे कुछ काफी इंपॉर्टेंट याद आता है। पता चलता है कि आया फ्यूचर में स्कारलेट किंग के नाम से जानी जाएगी, लेकिन करंट समय में वह एक इनकॉम्पिटेंट मेज के रूप में जानी जाती है। भले ही वह कमजोर है, रे डिसअपॉइंटेड है कि उसके पार्टी मेंबर्स उसके साथ कचरे जैसा बर्ताव कर रहे हैं। आया अपने टीम मेंबर्स को बताने की कोशिश करती है कि वह पार्टी से निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि वह अपनी बहन के मेडिकल बिल्स नहीं भर पाएगी। वह प्रॉमिस करती है कि अगले बार जब वह डंजन में एंटर करेंगे तो वह बेहतर करेगी, और पार्टी लीडर उसे कहती है कि वह इंतजार करेगी ये देखने के लिए कि वह उस दिन की रेड में क्या कर सकती है। वह आया को बताती है कि अगर उसने गड़बड़ की तो वह टीम से पक्का बाहर हो जाएगी, और आया घबराकर इस बात पर सहमत हो जाती है। आया और उसकी टीम फिर एक डंजन में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रे चिंतित है कि चीजें शायद ठीक ना हो। रे जानता है कि वह आने वाले सालों में स्कारलेट किंग बन जाएगी, लेकिन उसने उससे पहले कई मुश्किलें झेली थीं। रे को याद आता है कि लगभग इस समय वह एक खास इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी। लगता है वह एक बॉस बैटल के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गई थी और सालों तक कोमा में चली गई थी। अचानक रे को एहसास होता है कि वह इंसिडेंट शायद आज ही का दिन हो, भले ही रे इसके बारे में श्योर नहीं है। वह देख सकता था कि आया बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। उसके साथ कुछ बुरा होने से रोकने के लिए रे डिसाइड करता है कि उसे बीच में आना होगा। इसी बीच आया और उसकी टीम का सामना डंजन बॉस डोलाहैन से हुआ है, एक लेवल 45 मॉन्स्टर। अचानक पार्टी लीडर कुछ बहुत अजीब करती है और वह आया को मॉन्स्टर की रेंज में धकेल देती है ताकि उसे बेट के रूप में इस्तेमाल कर सके। वह आया को कहती है कि मॉन्स्टर से अकेला लड़े, और आया उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह अकेला मॉन्स्टर से नहीं जीत सकती। पार्टी लीडर फिर आया को कहती है कि अगर वह बॉस मॉन्स्टर से अकेला नहीं लड़ सकती तो उसे निकाल दिया जाएगा। आया पार्टी लीडर की डिमांड से मजबूर हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी वह कर रही है अपनी बहन के लिए है। पार्टी मजाक में देखती है जब आया बॉस की तरफ चलती है और उस पर एक फायरबॉल फेंकती है।
आया की फायरबॉल टारगेट को लगती है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। आया घबरा जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसका वार मॉन्स्टर के खिलाफ बेकार था। अचानक डुल्हन उसकी तरफ लपकता है, अपनी बड़ी तलवार से उसे मारने के लिए तैयार। तलवार उसके बिल्कुल सामने लगती है, जिससे एक बड़ी लहर पैदा होती है जो जमीन को तोड़ देती है और उसे जमीन पर फेंक देती है। चीजें जमीन पर गिर जाती है, पूरी तरह से मॉन्स्टर के रहम पर। मॉन्स्टर उसे खत्म करने वाला होता है। जब रे सीन पर आता है और अपनी एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट की मदद से वह मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करता है। आया शॉक्ड है जब वह अपने सामने एक सेवियर को देखती है जो उसे मरने से रोकता है। रे अपनी पूरी ताकत लगाता है अटैक को पीछे धकेलने के लिए और वह मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है। आया हैरत में रह जाती है और रे पलटकर देखता है कि क्या वह ठीक है। पार्टी मेंबर्स खुश नहीं है कि कोई अनजान आदमी आकर उनका प्लान बर्बाद कर गया। वह जानते हैं कि डुल्हन एक डरावना मॉन्स्टर है जिसका वजन बहुत ज्यादा है, लेकिन रे ने उसे ऐसे धकेल दिया जैसे वह कुछ भी ना हो। तभी डुल्हन वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है और एक जोर से दहाड़ छोड़ता है जो रूम के हर कोने तक पहुंचती है। रे को हैरानी नहीं होती कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, क्योंकि डुल्हन का आर्मर ऑब्वियसली एक स्ट्रेंथनिंग स्किल से एनहांस्ड है जो रेगुलर अटैक्स को उसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार बना देता है। क्योंकि ऐसा है, रे स्किल को चुराने और उसे नलिफाई करने का डिसाइड करता है। रे सब कुछ रिस्क पे डाल देता है और मॉन्स्टर की तरफ लपकता है उसे छूने की कोशिश करने के लिए। वह मॉन्स्टर को छूने में कामयाब रहता है और स्किल ड्रेन एक्टिवेट करता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि स्किल एक्टिवेट नहीं हो रही। रे को पीछे कूदना पड़ता है इससे पहले कि वह मॉन्स्टर से 2 हिस्सों में काट दिया जाए। रे वापस आया के पास आता है और वह उसे पूछती है कि क्या वह ठीक है। रे उसे बताता है कि वह ठीक है क्योंकि उसने मॉन्स्टर के अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक कर लिया। रे आखिरकार समझ जाता है कि डुल्हन का आर्मर उसका एक्सटर्नल पार्ट है और स्किल ड्रेन को काम करने के लिए उसे उसके बॉडी के इंटरनल पार्ट को छूना होगा। देते तभी डुल्हन अपनी तलवार जमीन पर पटकता है, उससे एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट रिलीज करता है। रे अपनी माना बैरियर उठाता है और आया पर चिल्लाता है कि वह उसके पीछे रहे ताकि उसे लगे नहीं। रे की माना बैरियर आने वाले अटैक को सक्सेसफुली ब्लॉक करती है, लेकिन अटैक की लहर पार्टी मेंबर्स को कागजों की तरह हवा में उड़ा देती है। सिर्फ पार्टी लीडर खड़ी रहती है और वह गुस्से में मॉन्स्टर पर आइस लैंस लॉन्च करती है। सरप्राइजिंगली डुल्हन अटैक को ब्लॉक करता है और एक काउंटर अटैक से जवाब देता है जिसे लड़की डॉज नहीं कर पाई। वह खुद को दीवार में फेंकी हुई पाती है क्योंकि आइस लैंस डुल्हन के खिलाफ बेकार थी। रे समझ जाता है कि उसे एक ऐसी स्किल चाहिए जो मॉन्स्टर की स्ट्रेंथनिंग स्किल से परे हो। रे अपनी अबिस फ्लेम इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और वह देर नहीं करता एक ब्लैक फायरबॉल बनाने में। आया को शॉक्ड करता हुआ रे ब्लैक फ्लेम को सीधा मॉन्स्टर पर फेंकता है और डुल्हन भी अपनी एनर्जी वेव रे के रास्ते में भेज देता है। दोनों अटैक बीच में मिलते हैं, लेकिन रे की फ्लेम इतनी पावरफुल है और वह डुल्हन के एनर्जी ब्लास्ट को ओवर पावर कर देती है। ब्लैक फ्लेम डुल्हन तक पहुंच जाती है इससे पहले कि उसे कुछ करने का मौका मिले और वह आग में घिर जाता है। रे मॉन्स्टर के मूवमेंट्स को माना हैंड से रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि ब्लैक फ्लेम अपना काम ठीक से कर सके। ये डुल्हन के पास जो भी आर्मर स्ट्रेंथनिंग स्किल है उसे जलाने के लिए काफी है और वह ब्लैक फ्लेम की जबरदस्त पावर से धूल में मिल जाता है। डुल्हन के मरते ही उसे एक बड़ा ग्रीन मैना स्टोन गिरता है, लेकिन आया रे के पास जो अमेजिंग पावर है उसके बारे में ज्यादा चिंतित है। वह पूरी तरह से इम्प्रेस्ड है कि उसने मॉन्स्टर को एक ही वार में कैसे मार दिया और वह घबराकर रे को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। रे मुस्कुराता है जब वह लड़की को कहता है कि वह बस खुश है कि वह ठीक है। अंदर ही अंदर रे सच में खुश है कि उसने आया को मरने से बचा लिया। आया की अनोइंग पार्टी लीडर आखिरकार अपने पैरों पर खड़ी होती है, पूरी गुस्से में लग रही थी। वह समझ जाती है कि रे काफी स्ट्रांग है, लेकिन उसकी लालच उसे मॉन्स्टर को मारने के इनाम की चाहत दिलाती है। वह उसके पास चलती है, उसे कहती है कि मैना स्टोन उसे दे दे क्योंकि उन्होंने डंजन कॉन्कर करने के लिए अप्लाई किया था। आया यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे अनोइंग लेडी को याद दिलाना पड़ता है कि रे ने अभी उनकी जान बचाई है। रे यहाँ तक कि लेडी को कहता है कि उसे मैना स्टोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बदले में रे लेडी को कहता है कि वह आया को अपनी पार्टी में चाहता है। इससे पार्टी लीडर और खुद आया भी शॉक्ड हो जाती है। रे फिर आया की तरफ मुड़ता है, कहता है कि वह भी अपना चॉइस बनाने के लिए फ्री है क्योंकि वह उस पर फोर्स नहीं कर रहा है। पार्टी लीडर यह सुनकर पागल जैसी हंसने लगती है और रे को कहती है कि वह इस डील से पूरी तरह सहमत है। वह आया के कंधे पर थपथपाती है, पूछती है कि क्या वह भी डील से ठीक है। आया हल्के से जवाब देती है कि वह डील में है और वह रे को कहती है कि वह अब उसकी देखभाल में है। पार्टी लीडर मैना स्टोन कलेक्ट करती है और जैसे ही वह चलती है वह इस बारे में बात करती है कि उसने एक बेकार पार्टी मेंबर को एक्सचेंज करके एक अच्छी डील कैसे कर ली। उसे नहीं पता, लेकिन रे को पता है आया असल में खास है। पार्टी के जाने के बाद आया दोबारा रे को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और रे उसे उसकी पार्टी छुड़वाने के लिए सॉरी कहता है। आया दूसरी तरफ अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि उसे लगता है कि वह रे को नीचे ही खींचेगी। रे फिर उसे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह स्ट्रांग हो जाएगी और उन लोगों से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। आया यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वह खुद को ऐसा नहीं देखती जो स्ट्रांग हो जाएगी। रे फिर उसे कहता है
कि उसने हेडक्वार्टर्स में उसकी अपने फॉर्मर पार्टी मेंबर्स के साथ बातचीत सुनी थी, लेकिन वह उसे यकीन दिलाता है कि यह जानबूझकर नहीं था। जो कुछ उसने सुना, रे आया को कहता है कि वह उसकी सपोर्ट बन सकता है। आया यह सुनकर रिलीव्ड हो जाती है और वह रे को कहती है कि वह उसकी देखभाल में रहने को तैयार है। रे मुस्कुराता है, रियलाइज करता है कि उसने सक्सेसफुली गोल्ड बैग कर लिया है। अगले दिन रे और आया एक बी रैंक डंजन को कॉन्कर करने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। आया पूछती है कि क्या वह डंजन कॉन्कर करने के बाद ए रैंक एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, और रे हाँ कहता है। इसके अलावा रे उसे बताता है कि डंजन के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे और स्ट्रांग बनाएगा। इससे आया क्यूरियस हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि स्ट्रांग होने से उसे अपनी बहन के मेडिकल बिल्स भरने के लिए और पैसे कमाने में मदद मिलेगी। इस पर एक्साइटेड होकर आया रे को दिखाती है कि वह डंजन में जाने के लिए कितनी हाइप्ड है। दोनों बी रैंक डंजन में कदम रखते हैं, जो एक क्रिस्टल केव है। सबसे पहले जो मॉन्स्टर्स उन्हें मिलते हैं वो ब्लैक वुल्व्स हैं, और ये आया को डरा देता है। लेकिन रे उसे पीछे रहने को कहता है, जबकि वह मॉन्स्टर्स का ख्याल रखता है। रे मॉन्स्टर्स की तरफ भागता है और उन तक पहुंचने से पहले एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है। अपनी तलवार के साथ वह मॉन्स्टर्स को टिश्यू की तरह काट देता है। वह उन्हें एक के बाद एक काट देता है, आया को शॉक्ड करता हुआ जो पीछे से देख रही थी। वह रे की ताकत देखकर हैरत में है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी फॉर्मर पार्टी मेंबर्स की ताकत से कंपेयर नहीं की जा सकती, भले ही वह स्ट्रांग थे। रे फिर आया को बिल्कुल वहां ले जाता है जहां वह उन्हें ले जाना चाहता है, उसे यकीन दिलाते हुए कि वह उसकी सपोर्ट करेगा। वह उसे प्लान फॉलो करने के लिए कहता है और आया मॉन्स्टर्स की तरफ चलती है उन्हें हराने की कोशिश में, ताकि वह बहुत तेज लेवल अप हो सके। भले ही वह सिर्फ सिंपल अटैक्स ही इस्तेमाल कर सकती है, वह मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपना बेस्ट ट्राई करने को तैयार है। आया अपने फायरबॉल्स कॉन्जर करती है अपने पास दौड़ते हुए छोटे मॉन्स्टर्स के लिए तैयारी में। इसी बीच रे पीछे खड़ा देख रहा है, क्योंकि उसने आया के लिए एक परफेक्ट टेस्ट सेट किया है ताकि वह अपना असल हथियार पहचान सके। जबकि आया छोटे मॉन्स्टर्स से डील कर रही है, पीछे से एक बड़ा मॉन्स्टर दिखता है, लेकिन रे उसे डील करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह इस मूड में नहीं है कि कोई भी आया के साथ जो हो रहा है उसमें गड़बड़ करे। आया मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब रहती है, लेकिन वह कितना भी करे वह बस आते रहते हैं, जैसे उनके पास इन्फिनिट रिस्पॉन कार्ड्स हों। उसे अपनी लेफ्ट आर्म पे काट भी लगती है चीजें और बुरी बनाने के लिए, क्योंकि उसका माना खत्म हो जाएगा अगर उसने अनोइंग मॉन्स्टर्स से निपटने का कोई तरीका नहीं ढूंढा। आया अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल है इसके बारे में सोच रही है। जब वह ऊपर देखती है तो रे कई टफर मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है ताकि उसके लिए चीजें आसान कर सके। यही वह समय है जब उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसे शिकायत करना बंद करना होगा और एक्शन लेना होगा। आया रे के लिए जो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है उन्हें पूरा करने के लिए तैयार है, और वह अपनी इमोशंस का इस्तेमाल करके एक फायरबॉल कंजर करती है। वह फायरबॉल मॉन्स्टर्स पे फेंकती है और उसके पीछे की इमोशंस की वजह से फायरबॉल इतनी बड़ी हो जाती है कि वह मॉन्स्टर्स को चिप्स की तरह कंज्यूम कर लेती है। आया शॉक्ड है जब उसे एहसास होता है कि उसकी फायरबॉल बड़ी हो रही है, लेकिन उसका माना खत्म नहीं हो रहा। रे दूसरी तरफ खुश है कि आया आखिरकार अपनी पावर्स को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वह असल में एंड्योरेंस की लड़ाई के लिए सूटेबल है। बेसिकली उसका माना पूल उसका सबसे बड़ा हथियार है और उसने अभी उसे डिस्कवर किया है। आया हैरत में रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसने एक स्किल अनलॉक कर ली है, ब्लास्ट फर्नेस। कुछ देर बाद दोनों बॉस के रूम में पहुंचते हैं, जहां एक लेवल 52 का बड़ा स्लाइम रहता है। जैसे ही रे स्लाइम की तरफ चार्ज करता है, वह आया को कहता है कि अपनी नई स्किल स्लाइम के खिलाफ इस्तेमाल करे। आया ऑर्डर को मानती है और अपनी ब्लास्ट फर्नेस छोड़ देती है। एक जबरदस्त फायर पावर रिलीज करती है जो उसे शॉक्ड करती है। वह यकीन नहीं कर पाती कि वह ऐसी खौफनाक पावर के केपेबल है। दूसरी तरफ रे जानता है कि वह क्या कर सकती है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस एक स्किल है जो उसकी स्किल की फायर पावर को बढ़ाती है, लेकिन हाई माना कॉस्ट पर। यह बेसिकली उसके स्किल सेट के साथ जाता है। लेकिन अचानक रे को एहसास होता है कि वह जो फायर पावर देख रहा है वह उसकी सोच से भी ज्यादा है। आया की फायर पावर पूरे रूम को घेर लेती है, उसे लाल कर देती है और वह आखिरकार स्लाइम को वाइप आउट कर देती है। बॉस के हराने के बाद रे उसके पास आता है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। आया शुरू में घबराई हुई है, लेकिन वह खुद को संभालती है और हंसने लगती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी अमेजिंग पावर के केपेबल है। लेकिन वह रे की तारीफ करने में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि उसी की वजह से उसने अपनी पोटेंशियल डिस्कवर की। बी रैंक डंजन कॉन्कर करने के बाद दोनों सरफेस पर लौटते हैं और वह मेंशन करती है कि उन्होंने वह कंडीशन पूरी कर ली है जो उन्हें ए रैंक एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देती है, मतलब जो बचा है वह एग्जाम देना है। रे उस पर मुस्कुराता है इस बात को कंफर्म करते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर वह एग्जाम देने और पास करने के लिए बेचैन है, क्योंकि यह जरूरी है। ए रैंक एग्जामिनेशन के दिन दोनों एसोसिएशन जाते हैं और हिनाता उन्हें बताती है कि उन्हें अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को मेजर करना होगा और मॉक बैटल के लिए किसी के साथ पेयर किया जाएगा। रे एग्जाम देने और पास करने के लिए तैयार है ताकि वह अपने अगले प्लान के लिए आखिरकार ए रैंक मेज बन सके। आया भी एक्साइटेड है और वह रे को भी अपना बेस्ट देने के लिए कहती है। तभी उन्हें फॉर्मर पार्टी मेंबर्स मिलते हैं और अनोइंग लीडर इसोयामा। वह उसका मजाक उड़ाते हैं एग्जाम देने की कोशिश करने के लिए।
लेकिन रे आया का बचाव करने के लिए आगे आता है। पार्टी मेंबर्स को कहता है कि आया उन जैसे डरपोकों से नहीं हारेगी। इसोयामा हंसी उड़ाती है और फिर रे का मजाक उड़ाती है, कहती है कि उसके पास आया जैसी बेकार की जगह बेहतर पार्टी मेंबर्स हैं। तभी वह पार्टी मेंबर दूर से दिखाई देती है और वह एक लड़की निकलती है, आओनो यूरी। इससे रे तुरंत चिंतित हो जाता है क्योंकि उसने यह नाम अपनी पास्ट लाइफ में सुना है। लगता है यूरी इतनी पावरफुल थी कि उसने एक बार एक बहुत डेंजरस डंजन को बिना ज्यादा स्ट्रेस के अकेला ही कॉन्कर कर लिया था। इसके बाद ही वह सच में फेमस हो गई थी। और करंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए रे आसानी से समझ जाता है कि यूरी शायद पहले ही ए रैंक मेज के आसपास है। यूरी फिर रे के पास आती है, कहती है कि वह किसी ऐसे इंसान की तरह लगता है जो काफी इंटरेस्टिंग है। इससे रे कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है, उसे यूरी को अजीब तरीके से घूरने पर मजबूर करता है। आया रे के बिहेव से चिंतित है और वह उसका नाम बुलाती है। उसके नाम के जिक्र से यूरी को तुरंत पता चल जाता है कि वह कौन है, क्योंकि वह समझ पाती है कि वह काई का बड़ा भाई है। इसके अलावा उसने सुना है कि काई उसे हार गया और यह खबर रे को शॉक्ड करती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके कारनामे मेजेस में इतने दूर तक फैल गए हैं। आया दूसरी तरफ पूरी तरह शॉक्ड है कि रे ने काई को हराया और उसे पूछने पर मजबूर होती है कि क्या यह सच है। यूरी फिर रे की तरफ मुड़ती है, उसे कहती है कि वह भले ही इंप्रेसिव हो लेकिन उसके पास उसके खिलाफ कोई चांस नहीं है। यूरी मेंशन करती है कि पर्पल किंग काई उसे कमजोर है। कुछ देर बाद मेजेस ट्रेनिंग सेंटर पर इकट्ठे होते हैं अपनी कॉम्बैट स्किल्स को एसोसिएशन द्वारा दिए गए आर्टिफिशियल गोलम के खिलाफ ट्राई करने के लिए। लगता है गोलम एक स्पेशल रॉक से ढका हुआ है जो नॉर्मल रॉक से ज्यादा हार्ड है और मेजेस को उसके खिलाफ अपना बेस्ट देने के लिए कहा जाता है। रे पहला इंसान है जिसे गोलम के खिलाफ अपनी स्ट्रेंथ ट्राई करने के लिए बुलाया जाता है। वह गोलम के सामने खड़ा होता है और एक फायरबॉल कंजर करता है, लेकिन मेजेस की मौजूदगी उस पर हंसने लगती है कि वह मेटल एलिमेंट गोलम के खिलाफ फायर एलिमेंट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह गोलम की तरफ लपकता है, रे काफी श्योर है कि फायर एलिमेंट गोलम के खिलाफ पूरी तरह से बेकार होगा, लेकिन इससे पहले कि वह गोलम तक पहुंचे वह फायर अटैक को आइस शार्ट के साथ कंबाइन करता है फायर लांस बनाने के लिए। रे फायर लांस गोलम पर शूट करता है और वह गोलम का सर तोड़ देता है, अपने पीछे धुआं छोड़ते हुए। सुपरवाइजर गोलम को चेक करता है और जैसे ही उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता वह कंफर्म करता है कि गोलम को हरा दिया गया है। वह मेजेस जो पहले रे का मजाक उड़ा रहे थे हैरानी में मरमरिंग करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रे गोलम को एक ही वार में मार देगा। यूरी दूसरी तरफ रे के तरीके से इम्प्रेस्ड है कि उसने दो एलिमेंट्स को एक साथ मिलाकर और भी पावरफुल एलिमेंट बनाया। रे मुस्कुराता है क्योंकि वह ऑब्वियसली प्राउड है कि उसने पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। आया के लिए वह माना पूल मेजरमेंट टेस्ट से गुजरती है और उसे एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए अपने हाथों से एक क्रिस्टल बॉल पकड़ने की जरूरत है। जैसे ही वह क्रिस्टल बॉल को छूने वाली होती है उसके फॉर्मर पार्टी मेंबर्स पहले ही उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। कहते हैं कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वह एग्जाम देने आई है, लेकिन रूम में हर कोई हैरान रह जाता है जब डिवाइस उसकी जबरदस्त फायर पावर दिखाती है। इसोयामा यकीन नहीं कर पाती और वह अस्यूम करती है कि आया जरूर चीटिंग कर रही है। एक बार जब वह दूसरी प्री रिक्विजिट्स पूरी कर लेते हैं, एग्जामिनर मेजेस को कहता है कि मॉक बैटल्स लिस्ट में आखिरी चीज है। मॉक बैटल के पहले मैच के लिए आया को उसकी नेमेसिस इसोयामा के खिलाफ रखा जाता है। आया शांत रहती है जब वह लड़की से लड़ने वाली होती है, लेकिन इसोयामा आया से लड़ने के लिए बेचैन है ताकि वह उसे उसकी असल रूप में एक्सपोज कर सके। लड़ाई शुरू होती है और इसोयामा आया पर कई आइस नीडल्स लॉन्च करती है, लेकिन वह सब कुछ आसानी से एक जायंट फायरबॉल से तोड़ देती है जो आइस के टुकड़े हर जगह उड़ा देती है, लगभग कास्टर को ही अंधा कर देती है। इसोयामा शॉक्ड है जब वह यह देखती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आया के पास ऐसी जबरदस्त फायर पावर स्किल होगी। इसोयामा हैरान है, लेकिन आया ने अभी तक शुरू भी नहीं किया। आया एक और फायरबॉल बनाती है और वह इसोयामा पर फेंकती है। इसोयामा फायरबॉल के पीछे की खौफनाक पावर को महसूस करती है और तुरंत माना बैरियर लगाती है, उम्मीद करती है कि यह उसे बचाएगी। अटैक के लगने से पहले वह पहले ही आया का मजाक उड़ा रही होती है बेवकूफ होने के लिए, क्योंकि उसका अटैक प्लान काफी सिंपल है। वह आया के अटैक को ब्लॉक करने का प्लान करती है इससे पहले कि वह एक काउंटर अटैक लॉन्च करके उसे हरा दे। अचानक उसे कुछ अजीब रियलाइज होता है और ये है कि आया का अटैक जल्दी रुकने वाला नहीं है। आया इसोयामा और उसकी माना बैरियर पर फायरबॉल्स की सीरीज लॉन्च करती रहती है और कंसेक्यूटिव अटैक्स की वजह से माना बैरियर टूट जाती है, उसके पीछे इसोयामा का डर एक्सपोज करते हुए। इसोयामा अपनी यूजुअल कावर्डिस मूव की तरफ मुड़ती है, लेकिन जैसे ही वह भागती है उसे आया के फायरबॉल अटैक से निकलने वाले रबल्स में से एक लग जाता है। इसोयामा के सर के पीछे लगती है और जैसे ही वह जमीन पर गिर जाती है उसकी हस्ती का हर हिस्सा इस बात पर यकीन करने से इनकार करता है कि आया ने स्ट्रेंथ में उसे पीछे छोड़ दिया है। वह जमीन पर गिर जाती है और एग्जामिनर लड़ाई रोक देता है, आया को विनर घोषित करता है। आया का चेहरा एक्साइटमेंट से रोशन हो जाता है और जैसे ही वह स्टैंड्स पर वापस आती है रे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। आया मुस्कुराती है, कहती है कि वह यकीन नहीं कर पाती कि वह जीत गई, लेकिन वह रे को यूरी के खिलाफ उसकी लड़ाई में गुड लक विश करती है। यूरी शांत रहती है जब वह रे को लड़ाई के लिए अरीना में कदम रखने को कहती है।
जैसे ही वह रिंग में कदम रखते हैं, यूरी रे से पूछती है कि क्या कोई खास वजह है जिसकी वजह से वह एग्जामिनेशन दे रहा है। रे चुप रहता है और यूरी कहती है कि वह देख सकती है कि वह दूसरे पार्टिसिपेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा तैयार है। रे फिर जवाब देता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे हर हाल में करना है। यही वजह है कि वह यूरी को उसे रोकने की परमिशन नहीं दे सकता। यूरी यह सुनकर मुस्कुराती है और वह एक जबरदस्त ऑरा छोड़ती है। रे को याद दिलाती है कि वह काफी स्ट्रांग है। रे उसे यकीन दिलाता है कि वह इस बात से अवेयर है, लेकिन वह कॉन्फिडेंट है कि वह जीत जाएगा। यूरी उसके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस्ड है और बातों को एक तरफ रखने के लिए वह सजेस्ट करती है कि वह लड़ाई करें। यूरी पहले अटैक्स शुरू करती है और वह रे पर माना ब्लेड्स की सीरीज लॉन्च करती है। रे अपनी तलवार निकालता है ब्लेड्स को ब्लॉक करने की कोशिश करने के लिए, लेकिन वह स्ट्रगल करता है, लगता है। यूरी माना कन्वर्जन नाम की स्किल इस्तेमाल करती है जो यूजर को अपना माना फ्रीली मैनिपुलेट करने देती है। तभी यूरी रे को एक सरप्राइज, पावरफुल और जबरदस्त अटैक से हैरान करती है जो उसे लगभग कुचल देता है, लेकिन वह समय पर रास्ते से हटने में कामयाब रहता है। यूरी शैतानी तरीके से मुस्कुराती है, कहती है कि रे लकी है कि उसने अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन यूरी डिफेंसिव पर रहने से थक चुकी है और वह ऑफेंसिव पर जाने का डिसाइड करता है। वह उसकी तरफ भागता है, लेकिन यूरी उसे इतनी आसानी से उस तक पहुंचने की परमिशन नहीं देगी। वह उस पर कुछ लॉन्ग रेंज अटैक्स फेंकती है, लेकिन वह उन्हें अपनी माना बैरियर से ब्लॉक करता है। रे फिर उसकी तरफ लपकता है और वह अपनी तलवार बहुत जोर से घुमाता है सर काटने की कोशिश में उसकी, लेकिन वह पीछे कूद जाती है जबकि वह अभी भी हवा में है। रे उसे अपनी फायर लांस से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी माना कन्वर्जन स्किल का इस्तेमाल करके खुद को बचाने के लिए एक शील्ड बनाती है। उसकी शील्ड रे के पावरफुल लांस अटैक के खिलाफ रोक पाती है, लेकिन वह मानती है कि उसने अपना बेस्ट ट्राई किया। रे दूसरी तरफ चिंतित है क्योंकि उसकी डिफेंस पूरी तरह से फ्लॉलेस लगती है। बिना शक के रे देख सकता है कि वह बिल्कुल स्ट्रांग है। यूरी फिर अगला मूव करती है। रे पर कई लॉन्ग रेंज बीम्स लॉन्च करती है। उसे अरीना में इधर उधर भागने पर मजबूर करती है डॉज करने की कोशिश में। रे मानता है कि यूरी के अटैक्स ट्रबलसम हैं और यूरी दूसरी तरफ उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि उसके पास कोई चांस नहीं है अगर वह सोचता है कि वह इधर उधर भाग कर जीत सकता है। रे फिर उसकी तरफ मुड़ता है और वह उस पर अपने अटैक्स लॉक करती है, मानती है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है। लेकिन रे ने कुछ और प्लान किया है। जैसे ही अटैक्स उसे लगने वाले होते हैं, रे उस पर अटैक करने वाला होता है। वह अपनी फिजिकल एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और यूरी जो कुछ भी उस पर फेंकती है उसे काट देता है, उसे शॉक्ड करता हुआ। लेकिन वह रे से अभी तक खत्म नहीं हुई है। यूरी मानती है कि यह पहली बार है जब उसने किसी को 3 कलर्स इस्तेमाल करते देखा है, लेकिन वह उसे शॉक्ड करती है, कहती है कि वह भी बॉडी एनहांसमेंट इस्तेमाल कर सकती है। वह स्किल एक्टिवेट करती है और फिर अपनी प्राइमरी स्किल का इस्तेमाल करके एक साइथ कंजर करती है। अचानक वह रे के बिल्कुल सामने से गायब हो जाती है और जब तक वह दोबारा दिखती है वह उसके पीछे है। रे लगभग अपना सर खो देता है, लेकिन सही समय पर मुड़ने में कामयाब रहता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए। रे जबरदस्त अटैक से पीछे फेंक दिया जाता है और यूरी कितनी तेज है इससे। रे जल्दी ही खुद को दोबारा डिफेंसिव पर पाता है जैसे यूरी उसका शिकार करती है। वह लड़की के पास जो जबरदस्त पावर है उस पर यकीन नहीं कर पाते और इस वजह से वह एक्सट्रीम्स पर जाने का डिसाइड करता है। वह यूरी को करीब आने देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यूरी इस पर उसका मजाक उड़ाती है, मानती है कि इसमें कुछ खास नहीं है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ गलत है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, रे ने उसकी बॉडी एनहांसमेंट स्किल चुरा ली है। वह लड़खड़ाती हुई पीछे हटने लगती है, इस एहसास के साथ कि उसकी पावर उसे छोड़ रही है। खुद का बचाव करने का कोई तरीका ना होने के साथ रे को एक परफेक्ट ओपनिंग मिलती है एक परफेक्ट हिट लगाने के लिए, सीधा उसकी छाती में। यूरी दर्द से खांसती है जब वह जमीन पर गिरती है। वह यकीन नहीं कर पाती कि रे असल में अपनी असली पावर को इतने समय तक छुपा रहा था। यूरी के जमीन पर होने और लड़ने में असमर्थ होने के साथ रे को ड्यूअल का विनर घोषित किया जाता है। बाद में यूरी हॉस्पिटल में जगती है। रे और आया को अपने पास खड़ा देखती है। दोनों उसे वापस जिंदा देखकर खुश हैं और वह मानती है कि वह पूरी तरह से लड़ाई हार गई। वह रे को कहती है कि उसने उसे इतना स्ट्रांग होने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। यूरी फिर उसे पूछती है कि वह उसे मिलने क्यों आया है। एक विनम्र आवाज और पोज के साथ रे अपना सर झुकाता है। यूरी से पूछता है कि क्या वह उसकी पार्टी ज्वाइन करेगी। यूरी यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है और रे उसे बताता है कि लड़ाई को दोबारा असेस करने के बाद उसे भी ए रैंक पर प्रमोट कर दिया गया है। रे मानता है कि उन्हें यूरी की जरूरत है अगर उन्हें मुश्किल डंजन्स कॉन्कर करने का मौका चाहिए। रे अभी भी बात कर रहा होता है जब यूरी उसे जोर से हंसकर बीच में टोक देती है, कहती है कि वह सच में एक इंटरेस्टिंग फेलो है। यूरी चीजें और आगे नहीं बढ़ाती और वह रे को कहती है कि उसे उसकी लीड फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रे यह सुनकर खुश है और दोनों डील सील करने के लिए हाथ मिलाते हैं। अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है, रे को पूरी तरह से चिंतित करते हुए। वह सोचता है कि क्या हो सकता है और उसे नहीं पता। क्रोनोस असल में जहां वह कैद है वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और उसे बस थोड़ी और ताकत चाहिए इसे पूरा करने के लिए। जब हिलना बंद हुआ, रे को याद आया कि उसकी पास्ट लाइफ में ऐसे कई अर्थक्वेक्स हुए थे
इससे पहले कि आइकबुकुरो डंजन बाद में कोलैप्स हो जाए। रे समझ जाता है कि वह डंजन ब्रेक के लिए टाइम लिमिट तक पहुंच रहे हैं। भले ही डंजन काफी मुश्किल है, रे को नहीं लगता कि उनके पास इस समय कोई चॉइस है। तभी वह दो लड़कियों को डंजन कॉन्कर करने का अपना प्लान बताता है और ये उन्हें बहुत डरा देता है। वह उसे याद दिलाते हैं कि डंजन रीजन का सबसे मुश्किल है, जो उन तीनों के लिए और भी खतरनाक है। यूरी फिर उसे पूछती है कि क्या वह सजेस्ट कर रहा है कि वह डंजन कॉन्कर करें क्योंकि अर्थक्वेक हुआ, और रे कन्फेस करता है कि उसे इसके बारे में बुरा एहसास हो रहा है। रे कहता है कि एबनॉर्मल मॉन्स्टर्स के बारे में कई रिपोर्ट्स हैं और वह मानना चाहता है कि ये कुछ और ज्यादा खतरनाक चीज की प्री रिक्विजिट है। यूरी को रे जो कुछ भी कहता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक वह उसकी लीड फॉलो करती है। ये रियलाइज करते हुए कि यूरी साथ है, आया भी रे को अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाती है। रे यह सुनकर खुश है और वह उन्हें सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहता है। अगले दिन रे और उसकी पार्टी एक रिक्वेस्ट सबमिट करती है हिनाता को इकेबुकुरो डंजन कॉन्कर करने के लिए। उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है और ट्रियो डंजन एंट्रेंस की तरफ जाता है। जितनी पागल वह है, यूरी डंजन में जाने के लिए सुपर एक्साइटेड है। आया मेंशन करती है कि बेहतर होता अगर उनके पास मदद के लिए काफी लोग होते, लेकिन रे कहता है कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि एसोसिएशन ए रैंक मेजर्स की संख्या को डिप्लॉय करने में लिमिटेड है। वह फिर कहता है कि अच्छा होता अगर ओइकावा नाम का कोई इंसान उनके साथ होता। रिग्रेशन से पहले ओइकावा जापान के बेस्ट में से एक के रूप में जाना जाता था। रे को डर है कि अगर डंजन ब्रेक होता है तो क्रोनोस दोबारा दिखेगा और वह यह इंश्योर करने के लिए दृढ़ है कि ऐसा ना हो। एंटर करने से पहले लड़कियां रे को फॉर्मेलिटीज छोड़ने और उन्हें उनके रेगुलर नाम से बुलाने के लिए कहती है और टाइम वेस्ट ना करने के लिए वह इस पर सहमत हो जाता है और ट्रियो इसके बाद डंजन में कदम रखता है। एंटर करते ही सबसे पहला मॉन्स्टर जो उन्हें मिलता है वह एक लेवल 71 स्कल डीमन है। रे ये देखकर शॉक्ड है क्योंकि ये मॉन्स्टर दूसरे लो लेवल डंजन्स में बॉस होता है, लेकिन ये यहाँ डंजन के एंट्रेंस पर ही दिख रहा है। बिना डर के ट्रियो स्कल डीमन की तरफ चार्ज करता है और वह तुरंत माना बैरियर लगाता है। रे समझ जाता है कि माना बैरियर को रास्ते से हटाना पहला काम है और वह बैरियर पर एक फायर लांस शूट करता है, लेकिन फायर लांस का एक वार बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कमजोर लगता है। आया और यूरी फिर अपने कंबाइंड एफर्ट से बैरियर को तोड़ देते हैं, रे को उसकी तरफ दौड़ने और उसे दो हिस्सों में काटने का मौका देते हुए। जैसा कि आमतौर पर होता है, स्कल डीमन को हराने से उन्हें एक बड़ा ग्रीन मैना स्टोन मिलता है। रे लेडीज की तारीफ करता है बैरियर को तोड़ने में उनकी इम्पेकेबल टाइमिंग के लिए। यूरी फिर आखिरकार हिम्मत जुटाती है रे से पूछने के लिए कि वह इतनी सारी स्किल्स कैसे इस्तेमाल कर पाता है। रे 1 मिनट लेता है, लेकिन वह आखिरकार जवाब देता है। रिवील करता है कि उसके पास स्किल ड्रेन नाम की एबिलिटी है। लड़कियां इस पर कंफ्यूज्ड हैं और रे एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ छूने से वह किसी और की स्किल चुरा सकता है। यूरी को आखिरकार एहसास होता है कि उनके ड्यूएल के दौरान क्या हुआ था, लेकिन रे यूरी को यकीन दिलाता है कि उसने उसकी स्किल पहले ही वापस कर दी है। आया दूसरी तरफ पूरी तरह से हैरान है क्योंकि उसने रे से ऐसी ओवर पावर्ड स्किल की एक्सपेक्ट नहीं की थी। वह आखिरकार रियलाइज करती है कि रे उन्हें डंजन में क्यों ले जाना चाहता था और वह कंक्लूड करती है कि जब तक रे उनके साथ है वह सेफ हैंड्स में है। आया ये भी डिटर्मिन करती है कि वह टीम पर बोझ नहीं बनेगी। इसके साथ टीम डंजन में और गहरे आगे बढ़ती है और थोड़ी देर बाद वह बॉस के रूम में पहुंचते हैं। आया बताती है कि जमीन का हिलना और तेज हो रहा है। वह पूछने पर मजबूर होती है कि क्या उनमें सच में इतनी ताकत है कि वह बॉस मॉन्स्टर से टक्कर ले सकें। रे फिर आया को कहता है कि बॉस के रूम तक पहुंचने के रास्ते में उनका लेवल बढ़ गया है और इसके साथ उसे लगता है कि वह यह कर पाएंगे। आया मानती है कि रे अपनी एनालिसिस में सही है और वह टीम को खुद को प्रूव करने के लिए तैयार है कि वह कोई ड्रॉबैक नहीं है। अचानक पीछे से कुछ दिखता है और आया को पकड़ लेता है इससे पहले कि उनमें से कोई रिएक्ट कर पाए। वह पलट कर देखते हैं तो एक खौफनाक क्रीचर, एक लेवल 89 ग्रिम रीपर जो डंजन का बॉस है, दिखता है। रे आखिरकार शॉक्ड और टेरिफाइड है क्योंकि बॉस को अपने रूम से बाहर नहीं होना चाहिए। इससे उसके दिमाग में कई सवाल दौड़ते हैं, लेकिन सबसे मेन फोकस ये है कि वह गहरी मुश्किल में है। रे फिर यूरी को कहता है कि चीजें बुरी लग सकती हैं, लेकिन उनके पास आया को बचाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। रे आया पर चिल्लाता है कि वह ठीक है या नहीं। लगता है आया एक माना बैरियर कास्ट कर पाई थी खुद को कुचलने से रोकने के लिए, लेकिन उसी समय रे चिंतित है क्योंकि आया के पास भले ही बहुत माना हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। भले ही उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अपनी अबिस फ्लेम इस्तेमाल करना है, वह नहीं कर सकता क्योंकि आया क्रॉसफायर में आ जाएगी। प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि उसे सिचुएशन से बाहर निकालने का तरीका ढूंढा जाए। रे फिर यूरी को कहता है कि वह टेंटिकल्स का ध्यान अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करेगा और वह उसे आया को बचाने का तरीका ढूंढने के लिए कहता है। एक अच्छे प्लान के साथ दोनों मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करते हैं। रे खुद को सीधा वहां रखता है जहां मॉन्स्टर देख रहा है और लगभग टेंटिकल से हिट हो जाता है, लेकिन वह मुश्किल से डॉज कर पाता है। टेंटिकल से होने वाला डैमेज फ्लोर को तोड़ देता है, रे को शॉक्ड करता है। वह तुरंत समझ जाता है कि अगर उसे डायरेक्ट हिट लगी तो वह गया। जब वह सोचता है कि वह खतरे से बाहर है, एक टेंटिकल पीछे से दिखता है। आया को लगता है कि रे गया जब वह दर्द से उसका नाम चिल्लाती है। खुशकिस्मती से रे वह खुद को उस मुश्किल सिचुएशन से निकाल पाया।
माना हैंड का इस्तेमाल करके, और उसने चैन की सांस ली। जबकि पूरी गड़बड़ हो रही है, यूरी को मॉन्स्टर तक पहुंचने का मौका मिल गया है। वह अपनी साइथ घुमाती है एक क्रिटिकल हिट लगाने की उम्मीद में, लेकिन उसका अटैक बाउंस ऑफ हो जाता है। और यही वह समय है जब उन्हें रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर के पास एक स्ट्रेंथनिंग स्किल है। यूरी को रिट्रीट करना पड़ता है इससे पहले कि वह मॉन्स्टर के बड़े टेंटिकल्स के बीच कुचल जाए। रे उसकी हालत चेक करता है और वह उसे यकीन दिलाती है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों देख सकते थे कि पूरी चीज में कुछ अजीब था। बेसिकली टेंटिकल मॉन्स्टर्स की डिफेंस हमेशा कम होती है, और ये पहली बार है जब रे स्ट्रेंथनिंग स्किल वाले मॉन्स्टर को देखेगा। मॉन्स्टर के आसपास होने वाली अजीब चीजों की लिस्ट में यह भी है कि वह अपने रूम से बाहर है। उसे नहीं पता क्रोनोस हर उस चीज में बड़ा रोल निभा रहा है जो उसके सामने हो रहा है, लेकिन मॉन्स्टर इतने गुस्से से उनकी तरफ आ रहा है कि उनके पास सोचने का समय नहीं है कि क्या करें, जबकि वह अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर फंसी हुई है। आया को लगता है कि दूसरे दो लोग जो फेस कर रहे हैं वह बेसिकली उसकी गलती है। वह समझ जाती है कि वह बहुत पैसिव रही है क्योंकि वह हमेशा रे पर चीजें ठीक करने के लिए रिलाई करती है। वह अपना दिमाग खपाने लगती है कुछ ऐसा सोचने के लिए जो वह असल में सिचुएशन में मदद करने के लिए कर सकती है। यूरी और रे को जल्दी ही एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका माना लगभग खत्म हो गया है उन लड़ाइयों की वजह से जिनमें वह इन्वॉल्व रहे हैं। रे इस सिचुएशन में हार मानने वाला होता है जब उसे अचानक कुछ याद आता है। वह आया पर चिल्लाता है, कहता है कि उन्हें अपने माना फ्यूजन से हिट करे। आया यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है, और वही यूरी का भी हाल है जिसे लगता है कि स्किल बेकार है क्योंकि ये बहुत माना कंज्यूम करती है। रे समझता है कि वह ऐसा क्यों सोचते हैं क्योंकि स्किल उसकी पास्ट लाइफ में भी बेकार मानी जाती थी। बट थैंक्स टू अ सर्टेन मेज द स्किल्स वैल्यू वाज लेटर डिस्कवर्ड। यह खास मेज और कोई नहीं आया खुद है क्योंकि वही थी जिसने रिग्रेशन से पहले इसे फिगर आउट किया था। Aya is also conflicted about the skill since he hasn't used it before. But since Ray is asking her to do it, she is willing. Just then, Aya lets loose of her skill. और वह उन दोनों को बिल्कुल प्लान के मुताबिक लगती है। सरप्राइजिंगली, यूरी रियलाइज करती है कि उसका माना रिकवर होना शुरू हो रहा है। लेकिन रे बस मुस्कुराता है क्योंकि वह स्किल का असली मकसद जानता है। लगता है माना फ्यूजन का एक इफेक्ट है जो यूजर का माना शेयर करता है, लेकिन ये एक ऐसी स्किल है जिसे सिर्फ बहुत ज्यादा माना वाले मेज ही मास्टर कर सकते हैं। आया इज एक्साइटेड व्हेन शी सीज दिस, लेकिन अचानक उसे रियलाइज होता है कि वह जितना माना शेयर कर रही है वो काफी नहीं है। उसे फिर एहसास होता है कि उसकी माना शेयरिंग रिस्ट्रिक्ट हो रही है उस माना बैरियर की वजह से जो उसने एक्टिवेट की थी टीम की ठीक से मदद करने के लिए। वह अपनी माना बैरियर रिलीज करती है मॉन्स्टर को उसे जोर से पकड़ने का मौका देते हुए, लेकिन आया सारा अपना माना उन दोनों के लिए छोड़ पाती है काम करने के लिए। एक बार जब वह यह कर चुकी होती है, वह कमजोर आवाज में उन दोनों को कहती है कि बाकी उन पर है। अपने टीममेट के सैक्रिफाइस के साथ दोनों मॉन्स्टर को हराने के लिए हाइपर डिटरमिन्ड हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। दोनों मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करते हैं, यूरी को बचाने के लिए उसे फाड़ने के लिए तैयार, क्योंकि उनका माना रिस्टोर हो गया है। उनके पास वह ताकत है जो मॉन्स्टर की डिफेंसेस को अपनी एनहांसमेंट स्किल का इस्तेमाल करके काट सके। वह मॉन्स्टर्स को दाएं बाएं खत्म करना शुरू करते हैं, और रे यूरी को मोमेंटम बनाए रखने के लिए कहता है ताकि वह आया को बचा सके। रे को आया तक पहुंचने का मौका मिलता है, लेकिन मॉन्स्टर उनसे एक कदम आगे है। मॉन्स्टर तुरंत आया की पोजीशन बदल देता है, चीजें उनके लिए और मुश्किल बनाते हुए। रे आसानी से समझ जाता है कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं वह आया तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यूरी उसे यकीन दिलाती है कि वह उसके लिए एक रास्ता खोलेगी। यूरी फिर अपनी प्राइमरी स्किल का इस्तेमाल करके बहुत ऑरा छोड़ती है। रे को चढ़ने के लिए स्टेयर्स बनाती है ताकि वह आया तक पहुंच सके। रे असिस्ट के लिए शुक्रगुजार है और वह स्टेयर्स के साथ आया की तरफ लपकता है। मॉन्स्टर उसके रास्ते को अपने कुछ टेंटिकल्स से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन रे उन्हें आसानी से काट देता है। शेयर फ्यूरी के साथ, इतनी तेज स्पीड और डिटर्मिनेशन के साथ वह आया तक पहुंचता है और उसे मॉन्स्टर की पकड़ से छुड़ा देता है। रे जमीन तक पहुंचने में कामयाब रहता है और वह आया की हालत चेक करता है कि क्या वह ठीक है। आया अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराती है, कहती है कि रे हमेशा की तरह इंप्रेसिव है। यूरी फिर दौड़ कर आती है, आया को कहती है कि उसने अपनी स्किल से उन्हें सच में बचा लिया। यूरी मानती है कि आया में काफी हिम्मत है। भले ही उन्होंने आया को बचा लिया है, मॉन्स्टर को मारने का प्राइमरी मिशन अभी भी बाकी है। रे और यूरी मॉन्स्टर की तरफ लपकते हैं, लेकिन चीजें और मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि वह अपने टेंटिकल को रीजेनरेट कर लेता है। यूरी रियलाइज करती है कि वह खुद को एक मुश्किल सिचुएशन में पा रहे हैं और वह रे से पूछती है कि उनका अगला मूव क्या होना चाहिए। रे फिर यूरी को कहता है कि बाकी उस पर छोड़ दे, और भले ही वह स्केप्टिकल है, वह उसे जो चाहता है करने देती है। रे मॉन्स्टर की तरफ लपकता है, यूरी को यकीन दिलाते हुए कि वह उसे खत्म कर देगा। यूरी शॉक्ड है जब उसे रियलाइज होता है कि रे बिना हथियार के मॉन्स्टर की तरफ भाग रहा है। जैसे ही रे मॉन्स्टर के मेन बॉडी तक पहुंचने वाला होता है, वह अपने एक टेंटिकल को रीजेनरेट करता है उसके रास्ते को ब्लॉक करने के लिए। रे फिर ओवरलॉक पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी फायर पावर को डबल करने की उम्मीद में एबिस फ्लेम इस्तेमाल करने से पहले। उसका पूरा शरीर एक डार्क ऑरा में घिर जाता है जब वह अंधेरे में है। वह मॉन्स्टर पर एक पावरफुल फ्लेम छोड़ता है, आखिरकार उसका सर फाड़ देता है।
मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है और ये क्रोनोस को शॉक्ड करता है, जिसे ग्रिम रीपर के हराने की एक्सपेक्ट नहीं थी। फिर भी वह यह इंश्योर करने के लिए दृढ़ है कि वह वायरस का शिकार ना बने, कि रे और उसके दोस्त जिंदा बाहर ना निकलें। टीम अभी अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रही होती है जब मॉन्स्टर के हारे हुए शरीर से एक डार्क फ्लूइड निकलता है और सीधा आया की तरफ बढ़ता है। वह लगभग उसे घुसा देता है, लेकिन रे उसे सही समय पर रास्ते से हटा देता है। रे रियलाइज करता है कि फ्लूइड और पावरफुल हो रहा है और वह लड़कियों पर चिल्लाता है कि वह भाग लें। जैसे ही वह एग्जिट की तरफ भागते हैं, रे उम्मीद करता है कि वह मरे नहीं, क्योंकि उन्होंने डंजन को कोलैप्स होने से रोक दिया है। जैसे ही वह एग्जिट तक पहुंचने वाले होते हैं, फ्लूइड उनसे आगे निकल जाता है। ट्रियो लगभग निगल लिया जाने वाला होता है जब एक गोल्डन शील्ड उन्हें ढक लेता है और एक तेज आवाज उन्हें एक तरफ हटने के लिए कहती है। टीम पलटकर देखती है कि कौन है, जो और कोई नहीं, पावरफुल ओइकावा हिकारू है। लड़कियां शॉक्ड हैं जब ओइकावा अपना परिचय देता है, क्योंकि रे ने डंजन में एंटर करने से पहले उसका नाम मेंशन किया था। रे मानता है कि वही वह लड़का है जिससे वह मदद चाहता था। बेसिकली ओइकावा उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वह करंट में एक एस रैंक मेज है। इसके अलावा वह रे के रिग्रेशन से पहले येलो किंग के नाम से जाना जाता था। रे जानता है कि अगर ओइकावा सही समय पर उन्हें अपनी बैरियर मैजिक से बचाने नहीं आया होता तो वह गए थे। ओइकावा उन्हें आंख मारता है, कहता है कि वह खुश है कि वह उन्हें बचाने के लिए सही समय पर पहुंच गया। ओइकावा ने मेंशन किया कि वह एक दूसरे डंजन में था जो कंट्री की रिक्वेस्ट पर था, लेकिन उसे किसी ने कांटेक्ट किया था जो और कोई नहीं, हिनाटा थी। ओइकावा फिर रे को शॉक्ड करता है, उसे बताते हुए कि वह उसे जानता है क्योंकि वह काई का भाई है। ओइकावा रे को यकीन दिलाता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह बस उसमें इंटरेस्टेड था। रे यह सुनकर रिलीव्ड है और वह आखिरकार ओइकावा को असिस्ट के लिए शुक्रिया कहता है। ओइकावा इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता और वह रे को कहता है कि उसने सच में कुछ इंप्रेसिव किया डंजन के बॉस को हराने के लिए। तभी मॉन्स्टर को हराने से माना स्टोन गिरता है और ओइकावा शॉक्ड है कि स्टोन कितना बड़ा है। ओइकावा समझ जाता है कि डंजन बॉस काफी स्ट्रांग है और वो माना स्टोन रे पर फेंकता है, जो गिरने से पहले मुश्किल से पकड़ पाता है। ओइकावा रे को कंग्रेचुलेट करता है, कहता है कि वो उससे और भी उम्मीद करता है। ये कहने के बाद ओइकावा डंजन से बाहर निकलता है और टीम उसके पीछे पीछे चलती है। जब वो एसोसिएशन बिल्डिंग में एंटर करते हैं, यूरी मेंशन करती है कि ओइकावा एक इंटरेस्टिंग फेलो है और रे उससे सहमत है। हिनाता शॉक्ड है जब वो टीम को आते देखती है और वो चिल्लाने लगती है, पूछती है कि क्या वो ठीक है। हिनाता टीम के बारे में चिंतित थी क्योंकि वो डंजन में बहुत देर लगा रहे थे। हिनाता रे को जानती है कि वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद सीधा डंजन में चला गया, भले ही डंजन दूसरों से ज्यादा खतरनाक है। हिनाता फिर उनसे डंजन की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है, एक्सपेक्ट करती है कि वो अभी भी एंट्रेंस लेवल पर होंगे। हिनाता और उसके फेलो अटेंडेंट्स को बाथरूम में लगभग ब्रेन सीजर हो जाता है जब वो मेंशन करता है कि उन्होंने पूरा डंजन कॉन्कर कर लिया है। वो अपनी आंखों और कानून पर यकीन नहीं कर पाते, जिससे वो पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। इकेबुकुरो डंजन कॉन्कर होने की इन्फॉर्मेशन जल्दी ही हर तरफ फैलने लगती है। गिल्ड्स इधर उधर दौड़ने लगती हैं डंजन कॉन्कर करने वाले इंसान तक पहुंचने की कोशिश में। प्रेस को एड्रेस करते हुए आया कहती है कि उसके पास आखिरकार अपनी बहन के मेडिकल बिल्स कवर करने के लिए काफी पैसे हैं और इसके अलावा वो रे को इस बड़े मौके के लिए शुक्रिया कहती है। इसोयामा और उसके पार्टी मेंबर्स ये देखकर पूरी तरह से सॉल्टी हैं, लेकिन इसोयामा अभी भी मानाना चाहती है कि आया चीटिंग कर रही है। वही बात काई पर भी लागू होती है, जो रे के डंजन कॉन्कर करने पर पूरी तरह से गुस्सा है। रे के डंजन कॉन्कर करने की खबर हर जगह फैल गई, खासकर क्योंकि वो पहले कलरलेस के नाम से जाना जाता था। ग्रुप चैट्स दोस्तों से भरे थे जो एक दूसरे को बुला रहे थे, सजेस्ट करते हुए कि वो सब रे के बारे में ट्रैश टॉक करने के लिए माफी मांगें, जबकि हर कोई रे कितना इंप्रेसिव है इसके बारे में बात कर रहा है। वो सोच रहा है कि वो और स्ट्रांग कैसे बनेगा, क्योंकि उसने दूसरों से मिली मदद की वजह से डंजन कॉन्कर किया था। 3 दिन बाद रे एसोसिएशन जाता है क्योंकि हिनाता ने उससे बुलाया था। क्लेम करती है कि उससे कुछ सुनने की जरूरत है। रे और लड़कियां शॉक्ड हैं जब हिनाता उन्हें बताती है कि उन्हें एक खास डंजन कॉन्कर करने की रिक्वेस्ट मिली है। आया यकीन नहीं कर पाती क्योंकि वो अभी अभी ए रैंक मेजर्स बनी है और हिनाता कहती है कि ये उनकी रीसेंट अचीवमेंट की वजह से पॉसिबल है। बेसिकली डंजन एक्सप्लोरेशंस आमतौर पर मेजेस खुद रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट मिलना कुछ ऐसा है जो एसोसिएशन सिर्फ खास संख्या में मेजेस को ही अलाउ करती है। आया मुस्कुराती है, रे को कहती है कि हर कोई उस पर काउंट कर रहा है, लेकिन रे डिसएग्री करता है, कहता है कि पूरी पार्टी की जरूरत है। रे फिर हिनाता से पूछता है कि रिक्वेस्ट किसने की थी, लेकिन वो रे को कहती है कि वो जवाब नहीं दे सकती क्योंकि हायर अप्स ने उसे राज रखने के लिए कहा था। जैसा एक्सपेक्ट किया था, यूरी चाहती है कि वह मिशन एक्सेप्ट करें क्योंकि ये फन लगता है। रे को एक्सेप्ट करना जरूरी है क्योंकि ये एसोसिएशन के जरिए किया गया था, तो कुछ सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। तभी हिनाटा मेंशन करती है कि एक एस रैंक मेज भी मिशन पर उनके साथ होगा। अगले दिन पार्टी उस लोकेशन पे जाती है जहां उन्हें उस एस रैंक मेज से मिलना है। आया क्यूरियस है ये देखने के लिए कि वह इंसान कौन निकलेगा। कुछ देर बाद उन्हें वह इंसान मिलता है और उनकी सबसे बड़ी हैरानी ये है कि वह ओइकावा है,
जैसे ही वह डंजन में कदम रखते हैं, रे मेंशन करता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ओइकावा उन्हें एस्कॉर्ट करेगा। और ओइकावा मुस्कुराता है, कहता है कि वह पहले ही जानता था, लेकिन वह इसे सरप्राइज रखना चाहता था। ओइकावा फिर मेंशन करता है कि वह मिशन के लिए एक्साइटेड है क्योंकि पूरी दुनिया भी उन्हें देख रही है। आया हैरान है कि ओइकावा कितना केयरफ्री है और रे उसे सहमत है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि वह इंसान अभी भी एस रैंक मेज है। रे फिर ओइकावा से पूछता है कि क्या ये सच है कि डंजन के अंदर कोई ट्रिकी मैकेनिज्म है, और ओइकावा हाँ कहता है। लगता है स्काउट टीम एक रिपोर्ट के साथ वापस आई थी कि रास्ते को एक आग की दीवार ब्लॉक कर रही थी। रे इस पर क्यूरियस है और वह पूछता है कि उन्हें इसे कैसे डील करना है। ओइकावा फिर उन्हें याद दिलाता है कि उसके पास अपनी बैरियर स्किल है और जब तक वह उनके साथ है, फायरवॉल कुछ भी नहीं है। रे नोटिस करता है कि वह इंसान ओवर कॉन्फिडेंट है और वह सोचता है कि क्या उसे लगता है कि डंजन आसान होगा। जैसे ओइकावा उसके थॉट्स सुन सकता है, वह रे को कहता है कि जब वह उसे एक्शन में देखेगा तो देखेगा कि वह कितना कूल है, क्योंकि वही पूरी टीम को कैरी करेगा। अचानक मॉन्स्टर्स की एक लहर सीन पे दिखती है और रे अपनी टीम को लड़ने के लिए तैयार होने को कहता है। वह ये देखने में भी इंटरेस्टेड है कि एक एस रैंक मेज सच में कितना स्ट्रांग है। अचानक वह ओइकावा को एक कोने में डर के मारे बैठा हुआ देखता है। ओइकावा ट्रियो को मॉन्स्टर्स को हैंडल करने के लिए कहता है क्योंकि वह इस टाइप के मॉन्स्टर्स से ज्यादा फेमिलियर नहीं है जिनसे वह अभी लड़ रहे हैं। आया ओइकावा को याद दिलाती है कि उसने क्या कहा था मेन मैन होने के बारे में, लेकिन रे बस अपनी टीम को मॉन्स्टर का सामना करने और उस डरपोक को भूल जाने के लिए कहता है। ट्रियो अपना स्टांस लेता है और वह आने वाले मॉन्स्टर्स पर लॉन्ग रेंज अटैक्स फेंकना शुरू करते हैं। यूरी कॉन्फिडेंटली मॉन्स्टर्स के पीछे पड़ती है, कहती है कि वह पहले जिन मॉन्स्टर्स से लड़े थे उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। आया और यूरी ज्यादातर मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और रे बाकी को अपनी फायर लांस से खत्म करता है। ओइकावा यह देखकर हैरान है और मॉन्स्टर्स के हराने के बाद आया एक्साइटेडली रे के साथ सेलिब्रेट करती है। ओइकावा आखिरकार जहां वह छुपा था वहां से खड़ा होता है, क्लेम करता है कि उसे बग्स से नफरत है और वह शुक्रगुजार है कि उन्होंने उसकी जान बचाई। अचानक कुछ वुल्व्स पीछे से दिखाई देते हैं और ओइकावा की तरफ चार्ज करते हैं, लेकिन वह सीरियस हो जाता है और उन्हें एक स्क्वायर बॉक्स में पिन कर देता है। आखिरकार उन्हें आसानी से मार देता है। रे और उसकी टीम शॉक्ड हैं जब वह ये देखते हैं और रे ओइकावा से पूछता है कि उसने अभी कौन सी स्किल इस्तेमाल की। ओइकावा मेंशन करता है कि स्किल का नाम स्क्वायर बॉक्स है और ये उसकी बैरियर स्किल्स में से एक है, लेकिन स्किल को बड़े फो के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रे पूरी तरह से अमेज्ड है क्योंकि उसने इसके बारे में पहले सुना है, लेकिन यह पहली बार है जब वह इसे देखेगा। एक बार जब मॉन्स्टर्स का ख्याल रख लिया जाता है, ओइकावा सजेस्ट करता है कि वह आगे बढ़ते रहें। रे उसके पीछे चलता है। वह ओइकावा से पूरी तरह से हैरत में है क्योंकि वह एक एस रैंक को कैसा होना चाहिए उसका एम्बॉडीमेंट है। कुछ देर बाद वह आग की दीवार पर पहुंचते हैं और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिपोर्ट में कहा गया था। आग की तीव्रता कुछ मीटर्स दूर से भी महसूस की जा सकती है बिना करीब गए। तभी ओइकावा आगे बढ़ता है और वह अपनी बैरियर मैजिक से आग में एक रास्ता बनाता है। टीम एक्साइटेडली उस पैसेज से गुजरती है और उन्हें जल्दी ही एक और छेद मिलता है जो बॉस के रूम तक जाता है, क्योंकि वह पहले ही हैं। रे सजेस्ट करता है कि वह बॉस के चेंबर्स में चलें। अंदर ही अंदर ओइकावा देखने का इंतजार कर रहा है कि रे क्या कर सकता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि क्या वह एक धोखेबाज है या असली चीज। जैसे ही वह रूम में कदम रखते हैं, रे शिकायत करता है कि कितनी गर्मी है, जो ऑब्वियसली उस फो की पावर को दर्शाती है जिससे वह लड़ने वाले हैं। बॉस आखिरकार बाहर आता है और वह एक लेवल 68 फ्लेम गाम निकला। सिर्फ बॉस का दिखना ही रे की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट पैदा कर देता है। रे घबरा जाता है जब मॉन्स्टर उनकी तरफ चलता है और वह टीम को माना बैरियर लगाने के लिए कहता है, लेकिन ओइकावा उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मॉन्स्टर उन पर अपनी फ्लेम ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन ओइकावा उसे अपनी बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके आसानी से ब्लॉक कर देता है। इससे आखिरकार रे का दिमाग घूम जाता है और ओइकावा रे को कहता है कि वह डिफेंस हैंडल करेगा जबकि वह ऑफेंस हैंडल करे। रे ऑर्डर को मानता है, लेकिन वह सोचने में थोड़ा समय लेता है कि क्या करे। वह समझ जाता है कि बैरियर किसी भी समय फेल हो सकती है अगर उसे ज्यादा हिट लगी तो। रे अपनी अबिस फ्लेम इस्तेमाल करने की सोचता है, लेकिन वह तुरंत यह आइडिया छोड़ देता है क्योंकि मॉन्स्टर काफी तेज है और इसके अलावा ये एक बॉस लेवल मॉन्स्टर है, क्योंकि अबिस फ्लेम के लिए माना का इस्तेमाल काफी हाई है। रे समझ जाता है कि उसे मॉन्स्टर को किसी और तरीके से मारना पड़ेगा। रे फिर चार्ज को लीड करता है, जबकि यूरी और आया को अटैक करने के लिए एक गैप ढूंढने के लिए कहता है। जैसे ही वह मॉन्स्टर के करीब आता है, रे अपनी बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और उसकी तरफ उछलता है। रे मॉन्स्टर को यह सोचने पर धोखा देता है कि वह उस पर सीधे टक्कर देने वाला है, लेकिन रे उसके पीछे से निकल जाता है। इससे पहले कि एक क्रिटिकल हिट लगाए, यूरी और आया भी पीछे से सपोर्ट करते हैं। जब वह बॉस मॉन्स्टर पर अपने लॉन्ग रेंज अटैक्स लॉन्च करते हैं, कंबाइंड अटैक के बावजूद भी मॉन्स्टर मोबाइल रहता है और ये रे के डर को कंफर्म करता है कि मॉन्स्टर काफी स्ट्रांग है। रे समझ जाता है कि अगर लड़ाई उम्मीद से ज्यादा चली तो वह डिसएडवांटेज पर होंगे। रे पहले ही तेज गर्मी से पसीने में डूबा हुआ है और उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर को जल्दी हराना सबसे जरूरी है। इसी बीच ओइकावा पीछे से देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि रे क्या करेगा।
क्योंकि वह खुद को ऐसी मुश्किल सिचुएशन में पा रहा है। तभी रे यूरी और आया को कहता है कि वह अपने अटैक्स को मॉन्स्टर के पैरों की तरफ डायरेक्ट करें उसके बॉडी की जगह। यूरी और आया खुशी खुशी उसका प्लान एक्सेप्ट करते हैं और वह तुरंत अपने अटैक्स मॉन्स्टर के पैरों पर भेजते हैं। आया यहाँ तक कि एक कदम आगे बढ़ती है, मॉन्स्टर को स्टोन बुलेट नाम की स्किल से हिट करती है। इससे मॉन्स्टर इधर उधर कूदना शुरू कर देता है, लेकिन रे समझ जाता है कि वह कितना भी अजाइल हो, हवा में अटैक्स को डॉज नहीं कर पाएगा। रे मॉन्स्टर की तरफ उछलता है और जैसे ही वह मॉन्स्टर तक पहुंचने वाला होता है, वह अपनी ब्लेड को आइस से ढक लेता है, ओइकावा को हैरत में छोड़ते हुए। मॉन्स्टर हवा में फ्रीली मूव करने में असमर्थ है। रे एक क्रिटिकल हिट लगाता है जो उसे जमीन पर पटक देता है, पूरी तरह से उसे हराते हुए। लड़कियां रे की तरफ दौड़ती हैं जैसा कि आमतौर पर करती हैं उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए, लेकिन वह उन्हें कहता है कि ये सब उनकी वजह से है। ओइकावा उस टीम वर्क से इम्प्रेस्ड है जो उसने अभी देखी और वह कंक्लूड करता है कि रे बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिपोर्ट में कहा गया था। लेकिन ओइकावा देख सकता है कि रे अभी भी अपनी असली पावर छुपा रहा है। तभी रे सजेस्ट करता है कि वह अपने रिपोर्ट्स बनाने के लिए एसोसिएशन वापस चले, लेकिन ओइकावा उसे रुकने के लिए कहता है। ओइकावा स्क्वायर बॉक्स निकालता है और रे को कहता है कि वह उसे टेस्ट करना चाहेगा। ओइकावा रे को कहता है कि बॉक्स को मॉन्स्टर्स को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसी समय इससे ट्रेनिंग के मेथड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओइकावा फिर साफ साफ रे को कहता है कि वह उसकी असली पावर देखना चाहता है। इस वजह से ओइकावा चाहता है कि रे बॉक्स के अंदर सील्ड मॉन्स्टर्स को हराए। वह उसे यकीन दिलाता है कि अगर चीजें डेंजरस होने लगती हैं तो वह मॉन्स्टर्स को रीसील कर देगा, लेकिन यह उस पर डिपेंड करेगा कि वह उसे करने के लिए कहता है या नहीं। रे आखिरकार रियलाइज करता है कि ओइकावा उनके पीछे क्यों आया था, और भले ही उसे उसके असली मोटिव्स अभी तक नहीं पता, रे ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता। रे फिर ओइकावा की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और ओइकावा स्क्वायर बॉक्स अनसील करता है। तभी बॉक्स से एक खौफनाक ब्लैक शैडो दिखता है। लगता है बॉक्स में रहने वाला मॉन्स्टर वैसा है जो अपने ओपोनेंट के डर के हिसाब से अपना अपीयरेंस बदलता है। ओइकावा एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि वह किस तरह का अपीयरेंस देखेगा, और जैसा एक्सपेक्ट किया था, रे का सबसे बड़ा डर, क्रोनोस हल्के से बॉक्स से बाहर निकलता है। ओइकावा ये देखकर शॉक्ड है क्योंकि ये पहली बार है जब वह ऐसा मॉन्स्टर देखेगा। जबकि ओइकावा पूरे नए एक्सपीरियंस को लेकर एक्साइटेड है, रे घबरा रहा है। यूरी और आया सोचती हैं कि ब्लैक शैडो अचानक ह्यूमनॉइड रूप में क्यों बदल गया, और चीजों को देखते हुए वह साफ देख सकती हैं कि यह नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। उसी समय ओइकावा सोचता है कि वह किस तरह के मॉन्स्टर को घूर रहा है, और क्या रे ने उस मॉन्स्टर से पास्ट में लड़ाई की थी। रे दूसरी तरफ सरप्राइज्ड है कि भले ही वह असल क्रोनोस का सामना नहीं कर रहा, उसे अभी भी उससे निकलने वाला जबरदस्त ऑरा महसूस हो रहा है। रे फिर अपने डर को एक तरफ रखता है और मॉन्स्टर के पीछे पड़ता है पहला शॉट लगाने के इरादे से, लेकिन क्रोनोस अपनी लंबी लाल तलवार निकालता है और अटैक को ब्लॉक करता है। भले ही उसका अटैक पैरिड हो गया, रे इंटिमिडेटेड महसूस नहीं करता और यह उसे मोटिवेट करता है। क्रोनोस काउंटर स्ट्राइक लगाने से पहले वह डॉज करने के लिए पीछे कूदता है। अचानक वह नोटिस करता है कि क्रोनोस की आंखें कलर्स बदल रही हैं। आखिरी सेकंड में रे रास्ते से हट जाता है और कहीं से एक डेवस्टेटिंग शॉकवेव अटैक उसके पीछे लगता है। इससे लड़ाई देखने वाले ट्रियो शॉक्ड हैं क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्रोनोस ने कब अटैक शुरू किया। भले ही यह एक इनविजिबल अटैक है, ओइकावा इस बात से इम्प्रेस्ड है कि रे उसे डॉज कर पाया। उन्हें नहीं पता रे इसे सिर्फ इसलिए डॉज कर पाया क्योंकि उसने रिग्रेशन से पहले क्रोनोस का सामना किया था। रे फिर एक आइस स्पीयर बनाता है और वह क्रोनोस की तरफ लपकता है, लेकिन जैसे ही वह करीब आता है, वह क्रोनोस को उस पर मुस्कुराते हुए देखता है। इससे वह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्रोनोस को उसे दूर तक पंच करने का मौका देते हुए। आया डर से चिल्लाती है, मानती है कि रे गया, लेकिन खुशकिस्मती से वह हिट को टैंक कर पाता है। रे चिंतित होने लगता है क्योंकि उसने क्रोनोस से इतनी आसानी से अटैक नलिफाई करने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। आया फिर ओइकावा को कहती है कि पूरी चीज डेंजरस हो रही है और वह सहमत है। ओइकावा शैडो को वापस बॉक्स में निकालने का डिसाइड करता है और वह अपनी पावर एक्टिवेट करने के लिए अपना हाथ फैलाता है। सरप्राइजिंगली उसे एहसास होता है कि कुछ गलत है। यूरी भी नोटिस करती है कि ओइकावा चिंतित है और कुछ नहीं हो रहा। वह उसे जल्दी से बॉक्स रिट्रीव करने के लिए कहती है और ओइकावा जवाब देता है कि वह कोशिश कर रहा है, लेकिन शैडो उसे रेजिस्ट कर रहा है। यही वह समय है जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी पावर से परे कुछ बाहर निकल गया है। यहाँ तक कि ओइकावा भी शॉक्ड है क्योंकि बॉक्स ने पहले कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मॉन्स्टर कंट्रोल से बाहर हो गया है। यूरी और आया बीच में आने का डिसाइड करते हैं। वह मॉन्स्टर की तरफ लपकते हैं इससे पहले कि रे उन्हें रोक सके। दोनों एक ही समय पर अपने अटैक्स छोड़ते हैं, लेकिन क्रोनोस उन्हें आसानी से डिफ्लेक्ट करता है और एक पावरफुल काउंटर अटैक से उन्हें उड़ा देता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं, एक जबरदस्त धमाका छोड़ते हुए। रे डर से देखता है जब वह यह देखने की कोशिश करता है कि क्या दोनों अभी भी जिंदा हैं। ओइकावा फिर चीजें जिस तरह से हुई हैं उसके लिए माफी मांगता है। वह रे को कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और वह क्रोनोस को रोकने के लिए अपनी बैरियर मैजिक एक्टिवेट करता है। ओइकावा का कॉन्फिडेंस जल्दी ही टूट जाता है जब क्रोनोस एक शैतानी मुस्कान देता है।
इससे पहले कि उसके बॉडी पर लगा रिस्ट्रिक्शन तोड़ दे। रे और ओइकावा को डर घेर लेता है क्योंकि उन्होंने क्रोनोस से ओइकावा के बैरियर मैजिक से छूटने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। ओइकावा मानता है कि वह मुश्किल में है और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वह बस खत्म हो जाएंगे। रे फिर सिचुएशन को असेस करने में थोड़ा समय लेता है और वह समझ जाता है कि फेक क्रोनोस किसी अजीब स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। वह फिर समझ जाता है कि मॉन्स्टर उसकी मेमोरी से क्रोनोस का अपीयरेंस और स्किल्स रिक्रिएट कर रहा है। पूरी चीज का सोल्यूशन तुरंत उसके दिमाग में आता है और वह ओइकावा को पीछे हटने के लिए कहता है। रे को याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में वह क्रोनोस से भाग रहा था, लेकिन जिस तरह से चीजें हैं वह तब तक फंसा रहेगा जब तक वह कोई मूव नहीं करता। रे फिर मॉन्स्टर की तरफ एक बड़ा उछलता है क्योंकि उसने समझ लिया है कि मॉन्स्टर ने अजीब स्किल की वजह से अपना अपीयरेंस बदल दिया। जैसे ही वह मॉन्स्टर के करीब आता है, मॉन्स्टर अपनी तलवार रे पर जोर से घुमाता है, लेकिन वह डॉज करता है। रे को फिर मॉन्स्टर को छूने के लिए डिस्टेंस क्लोज करने का मौका मिलता है। एक बार जब वह करता है, वह स्किल ड्रेन एक्टिवेट करता है, एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट छोड़ते हुए। लेकिन रे का प्लान काम करता है और मॉन्स्टर धूल में मिल जाता है, उसकी हार का संकेत देते हुए। ओइकावा शॉक में रह जाता है जब उसके चेहरे से पसीना बहता है। चेहरे से खुद से पूछता है कि उसने अभी रे को कौन सी स्किल इस्तेमाल करते देखा। यही वह समय है जब वह आखिरकार सवाल करना शुरू करता है कि रे असल में है कौन। 3 दिन बाद यूरी और ओइकावा एक अजीब बिल्डिंग में मिलते हैं और जैसे ही वह हॉलवे में चलते हैं, वह पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। यूरी ओइकावा को कहती है कि उसे खुश होना चाहिए कि रे ने उसे जो हुआ उसके लिए माफ भी कर दिया। ओइकावा यूरी से सहमत है, लेकिन वह यूरी को बताता है कि रे उसकी रिपोर्ट से भी कहीं ज्यादा अमेजिंग है। वह जल्दी ही एक बड़े दरवाजे पर पहुंचते हैं और बड़े रूम के अंदर ब्लू किंग होजो इत्सुकी बैठा है। दोनों उसके सामने झुककर अपना सम्मान देते हैं और वह उन्हें फ्री रहने के लिए कहता है। लगता है होजो कुछ समय से दूर था, दूसरे देशों में डंजन्स एक्सप्लोर कर रहा था। ओइकावा सरप्राइज्ड है कि होजो इतने सारे नए दुश्मनों से टक्कर ले रहा है, कई टास्क्स, और होजो उसे बताता है कि एसोसिएशन के हायर अप्स हमेशा डिमांडिंग होते हैं और उसके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि किसी को तो करना ही होगा। यूरी फिर बात करती है कि होजो को भी क्यों बुलाया गया था, जिसका मतलब है कि वह जिस डंजन में गया था वह इकेबुकुरो डंजन जितना ही खतरनाक है। यूरी इम्प्रेस्ड है कि होजो को उस तरह के डंजन को 10 अलग अलग जगहों पर टैकल करना पड़ा, जो दिखाता है कि वह कितना पावरफुल है। होजो फिर सजेस्ट करता है कि वह दिन के मेन बिजनेस पर चले। वह उन दोनों को कहता है कि वह रे के बारे में और सुनना चाहेगा। दोनों इस पर सहमत हैं और कुछ देर बाद उन्होंने रे के बारे में सब कुछ बता दिया है जो वह बता सकते थे। होजो इम्प्रेस्ड है और ओइकावा उसे सहमत है। कहता है कि रे काफी पावरफुल है और चीजों को देखते हुए वह शायद उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, जो एक एस रैंक मेज है। होजो शॉक्ड है कि रे के पास न सिर्फ एक्सीलेंट कॉम्बैट स्किल्स हैं, बल्कि उसके पास एक स्किल भी है जो उसे दूसरों की स्किल्स चुराने देती है। होजो और ओइकावा को नहीं पता यूरी के पास अभी भी और कहने को है, लेकिन वह इसे अंदर रख रही है क्योंकि वह शायद उनका दिमाग घुमा देगी। होजो मानता है कि जो कुछ भी उसने सुना है, रे उसकी इंटरेस्ट बढ़ाता है और इससे पहले कि वह जाए उसने उनसे एक फेवर मांगा। बाद में रे और आया एसोसिएशन बिल्डिंग में रिसेप्शन से गुजरते हुए घूम रहे हैं। जब हिनाटा रे का नाम पागलपन से बुलाती है, रे दौड़कर आता है, उसे पूछता है कि क्या इशू है। हिनाटा उदास लगती है जब वह रे को कहती है कि उसे नहीं पता रे ने ऐसा क्या किया होगा कि उसे वह सुनना पड़ेगा जो वह बताने वाली है। रे फिर उसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है और हिनाटा उसे बताती है कि उसे ब्लू किंग ने बुलाया है क्योंकि वह रे से पर्सनली मिलना चाहता है। इसके थोड़ी देर बाद रे होजो के पैलेस जाता है उसे मिलने। रे हैरान हो जाता है जिस पल वह होजो को देखता है। उसकी नजरें होजो ब्लू किंग पर जाकर रुकती हैं। उसकी पास्ट लाइफ में होजो दूसरे किंग्स में से ट्रू कलर किंग के नाम से जाना जाता था। लगता है रे भी होजो को बहुत पसंद करता था क्योंकि वह स्ट्रांग था और फिर उसने कमजोरों को बचाने का यकीन दिलाया। रे हमेशा उसके शब्दों की तरफ खिंचा चला आता था। यही वजह है कि उसने उस जैसा एक महान इंसान बनने का एम किया। लेकिन तब कुछ बहुत बुरा हुआ था क्योंकि होजो एक डंजन कोलैप्स के तूफान में फंस गया था और लड़ाई में मारा गया था। ये बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि उसने इवैक्यूएशन के दौरान सिविलियंस को बचाने के लिए खुद को एक शील्ड के रूप में सैक्रिफाइस कर दिया था। बदले में वह एक हीरो बन गया जिसने कई जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन अब करंट टाइमलाइन में रे सोचता है कि होजो उसे क्या चाहता होगा। रे अभी भी अपना दिमाग खपा रहा है इसके बारे में। जब यूरी रूम में दिखती है, उसे शॉक्ड करती है क्योंकि ओइकावा भी रूम में है। होजो फिर रे को कहता है कि वह उसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। वह रिवील करता है कि ओइकावा और यूरी स्काउट्स हैं जो दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों को स्काउट करने के लिए जिम्मेदार हैं। बेसिकली वह अपोस्टल्स ऑफ द होली स्टाफ के मेंबर्स हैं। रे शॉक्ड है जब वह यह नाम सुनता है क्योंकि उसने यह नाम पहले सुना है। आया फिर उसे कहती है कि यह ब्लू किंग के डायरेक्ट कमांड में एक एलीट ग्रुप है। होजो फिर कन्फेस करता है, रिवील करता है कि उसने ही रे को डंजन कॉन्कर करने की रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा उसने ही ओइकावा को उसके पीछे भेजा था। रे को आखिरकार एहसास होता है कि वह उसकी असली ताकत देखना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने उसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कहा। यूरी भी कन्फेस करती है कि उसने रे की पार्टी ज्वाइन की थी क्योंकि उसे यह फन लगा था। होजो फिर साफ साफ रे को कहता है कि वह उसमें इंटरेस्टेड है और वह चाहेगा कि रे उन्हें ज्वाइन करे, लेकिन वह रे को बताता है कि वह पहले उसकी इंसानियत देखना चाहेगा।
क्योंकि मल्टीपल कलर्स वाले मेजेस के मामले में अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। होजो फिर रे से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। रे फिर सोचने में थोड़ा समय लेता है इससे पहले कि अपना जवाब दे, और वह होजो को कहता है कि वह सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है। होजो फिर उसे पूछता है कि क्या वह सबसे स्ट्रांग मेज बनने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसे कलर का किंग बनना चाहता है जो उसे एक इंसान के रूप में पीछे छोड़ दे। अपना जवाब देने से पहले रे 1 मिनट सोचता है और जोश के साथ अपना जवाब देता है। होजो को कहता है कि वह उससे ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहेगा। होजो उसे बताता है कि वह उसके जवाब से खुश है, और इसके साथ वह रे से पूछता है कि क्या वह अपोस्टल्स ऑफ द होली स्टाफ ज्वाइन करना चाहेगा। रे और आया दोनों शॉक्ड हैं जब वह होजो का ऑफर सुनते हैं, और होजो ऐड करता है कि वह काफी श्योर है कि रे कॉम्पिटेंट लोगों के साथ अच्छा परफॉर्म करेगा। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद ओइकावा रे को कहता है कि उसके पीछे आए, और इसके थोड़ी देर बाद वह एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जो होजो के कमांड में एलीट मेजेस से भरा है। अपोस्टल्स ऑफ द होली स्टाफ मेंबर्स में से एक कुराहाशी पहले बोलता है। रे के अभी भी यंग होने पर अपनी डिसअपॉइंटमेंट मेंशन करता है। रूम में दूसरों को उसे याद दिलाना पड़ता है कि वह रे की ही उम्र का है, और जब वह एक्साइटेड होता है तो ऐसा ही बिहेव करता है। ओइकावा फिर रे को अपनी जगह लेने के लिए कहता है ताकि वह होजो की रिक्वेस्ट सबको एक्सप्लेन कर सके। ओइकावा फिर ग्रुप को एक्सप्लेन करता है कि उनका मिशन 2 डंजन्स को कॉन्कर करना है, और दोनों डंजन्स हाई लेवल डंजन्स हैं जिनका रिकमेंडेड लेवल 65 से ऊपर है। यह करने के लिए वह खुद को 2 टीम्स में डिवाइड करेंगे ताकि एक साथ 2 डंजन्स टैकल कर सकें। ओइकावा मेंशन करता है कि जो मकुहारी डंजन जाएंगे वह खुद है याशिरो, शिराई और अजुमा। दूसरी तरफ रे और उसकी पार्टी तामा डंजन जाएंगे, लेकिन उनके साथ कुराहाशी भी होगा। कुराहाशी यह सुनकर घबरा जाता है, पूछता है कि उसे रे और उसकी गैंग के साथ क्यों पेयर किया गया है। यूरी उसे छेड़ती है, पूछती है कि क्या वह इससे नाखुश है, और कुराहाशी जवाब देता है कि वह नहीं है। ओइकावा फिर कुराहाशी को कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रे काफी स्किल्ड है और इसके अलावा उसके पास 3 कलर्स का माना है। कुराहाशी इस बात से डिसएग्री करता है कि माना की वाइड वैरायटी होने का मतलब स्ट्रांग होना है, क्योंकि रे का भाई काई भी वैसा ही था। रे शॉक्ड है जब वह काई का नाम सुनता है, और कुराहाशी रिवील करता है कि काई अपोस्टल्स ऑफ द होली स्टाफ का मेंबर था। वह ऐड करता है कि वह काई को पर्पल किंग बुला सकते हैं, लेकिन वह अभी भी उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। रे फिर याद करता है कि यूरी ने काई के बारे में वही बात कही थी, और ये रे को बताता है कि लोग अब काई को ऐसे ही देखते हैं। कुराहाशी अपनी बकवास जारी रखता है, बात करता है कि मल्टीपल कलर्स होने का मतलब स्ट्रांग होना नहीं है। इसके अलावा उसे लगता है कि ओइकावा ने ही रे को इकेबुकुरो डंजन क्लियर करने में मदद की थी। सीधी बात में कुराहाशी कह रहा है कि रे एक कमजोर है। आया फिर गुस्से में आती है, कुराहाशी को कहती है कि वह गलत है क्योंकि रे कमजोर नहीं है। वह मेंशन करती है कि कुराहाशी को उसे जज करने का हक तभी होगा जब उसने अपनी आंखों से देखा हो कि रे क्या कर सकता है। आया की चीख की वजह से कुराहाशी आखिरकार मान जाता है, और वह रे की पार्टी ज्वाइन करने पर सहमत हो जाता है डंजन कॉन्कर करने के लिए, क्योंकि हर कोई सहमत है। ओइकावा उन्हें कहता है कि वह वही प्लान फॉलो करेंगे। वह कुराहाशी को बताता है कि वह खुद रे की पावर देखेगा। कुराहाशी अभी भी सोचता है कि ओइकावा रे की तारीफ कर रहा है, और वह उसे कहता है कि इस पर ज्यादा जोर ना दे। जब वह मिशन के लिए तैयार होते हैं, रे जानता है कि उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसी समय उसे और कॉमरेड्स चाहिए जब वह आखिरकार क्रोनोस का सामना करना चाहता है। और भले ही कुराहाशी के शब्द हार्श और डिग्रेडिंग हैं, उसे अभी भी उसकी जरूरत है। इसके थोड़ी देर बाद वह टामा डंजन पहुंचते हैं, और बहुत जल्दी मॉन्स्टर्स का एक झुंड उनकी तरफ आता है। रे अभी भी टीम को बताने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें एक साथ काम करना होगा। जब कुराहाशी बीच में टोकता है, उन्हें कहता है कि एक साथ काम करना स्ट्रेसफुल है। टीम के बाकी मेंबर्स से कंसल्ट किए बिना कुराहाशी मॉन्स्टर्स की तरफ लपकता है एक पावरफुल फिस्ट अटैक के साथ जिसमें फ्लेम्स भरे हैं। उसके एक ही पंच से जमीन टूट जाती है और एक मैसिव शॉकवेव छोड़ता है जो आया को लगभग जमीन से उड़ा देता है। एक ही वार से कुराहाशी मॉन्स्टर्स के झुंड को खत्म कर देता है, और वह रे को छेड़ता है, कहता है कि वह काफी श्योर है कि वह जो उसने अभी किया वह नहीं कर सकता। बिल्कुल पहले की तरह कुराहाशी दोबारा लपकता है, टीम को कहता है कि वह बस डंजन को अकेला कॉन्कर करेगा। रे फिर लड़कियों की तरफ मुड़ता है, उन्हें बताता है कि वह अकेली नहीं थी, उन्हें बताता है कि उसका कुराहाशी से हारने का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ वह कुराहाशी के पीछे भागता है, लड़कियों को पीछे छोड़ते हुए। रे एक ही समय पर कई मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, और कुराहाशी उसे बताता है कि उसका मूव थोड़ा बेहतर हो रहा है। रे उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया कहता है, और वह अपना काम जारी रखता है। आया शिकायत करती है कि पूरी चीज एक बड़ी गड़बड़ में बदल गई है, लेकिन यूरी उसे कहती है कि उसे प्राउड होना चाहिए क्योंकि रे कुराहाशी के साथ कदम से कदम मिला रहा है। यूरी मेंशन करती है कि कुराहाशी की स्किल स्पेशल है क्योंकि वह अपने माना को एक बड़े एरिया में कंसेक्यूटिवली इस्तेमाल कर सकता है। यही बेसिकली वजह है कि कुराहाशी दुश्मनों के बड़े ग्रुप के लिए एक खतरा है। यूरी मेंशन करती है कि कुराहाशी करंटली सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मारने वाले आदमी का टाइटल रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी रे ऐसे आदमी के साथ कदम से कदम मिला रहा है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ यूरी डिक्लेयर करती है कि रे एक अमेजिंग मेज है। 10 मिनट बाद वह बॉस रूम में पहुंचते हैं।
आया को शॉक्ड करता हुआ। अंदर ही अंदर रे अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस कर सकता है और यह इस वजह से है कि वह कुराहाशी से कम्पीट कर रहा है। बॉस रूम में एंटर करते ही टीम हैरान रह जाती है जब वह ऊपर से एक बड़ी आंख को उन्हें घूरते हुए देखते हैं। टीम बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो रही होती है जब वह कुछ अजीब होते हुए नोटिस करते हैं। बॉस उन सारे मॉन्स्टर्स को अंदर खींचना शुरू करता है जिनको उन्होंने हराया था। उनकी सबसे बड़ी हैरानी, बॉस मॉन्स्टर ने मरे हुए मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, आखिरकार कुछ और भी डरावना बनने के लिए। एक चाइमेरा बीस्ट जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था, क्योंकि ये एक अनजान मॉन्स्टर है। रे कुराहाशी को बताने की कोशिश करता है कि उन्हें केयरफुल रहना होगा, लेकिन कुराहाशी उन्हें इग्नोर करता है और बॉस मॉन्स्टर की तरफ लपकता है। बात करता है कि वह इंटिमिडेटेड नहीं है। कुराहाशी मॉन्स्टर की तरफ लपकता है और एक फायरी पंच देता है जो अपने पीछे एक बड़ी फ्लेम छोड़ता है। वह सब पेशेंस से देखते हैं कि क्या कुराहाशी मॉन्स्टर को हरा पाया, लेकिन जब तक फ्लेम साफ होती है कुराहाशी रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर अभी भी खड़ा है और उसने अपने हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया है। इससे पहले कि कुराहाशी कुछ समझ पाए, मॉन्स्टर का दूसरा हाथ पहले ही उसके गले तक पहुंच रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर उसका सर फाड़ने वाला होता है, रे बीच में आता है और वह माना हैंड का इस्तेमाल करके कुराहाशी को खतरे से दूर खींचता है। रे उसे पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह साफ तौर पर रे से ना हारने पर फोकस्ड है। तभी वह मॉन्स्टर को अपनी डैमेज बॉडी रिजेनरेट करते हुए देखते हैं, जो उसे और भी खतरनाक बनाता है। जैसे कि ये काफी नहीं है, मॉन्स्टर अपना सर उठाता है और एक लेजर जैसा कुछ फायर करने की तैयारी करता है। बिना शक के रे जानता है कि यह डेडली होगा और वह अपने टीममेट्स पे चिल्लाता है, उन्हें डॉज करने के लिए कहता है। लेजर लगता है एक डेडली स्ट्राइक छोड़ता है जो टीम जानती है कि अगर उन्होंने डॉज नहीं किया होता तो वह मर गए होते। कुराहाशी भी चिंतित है, लेकिन वह रिलीव्ड है कि मॉन्स्टर में इतनी ताकत नहीं है कि वह लेजर को कंसेक्यूटिवली फायर कर सके। क्योंकि ऐसा है, यूरी को लगता है कि अब उन्हें भी काम पर लग जाना चाहिए। वह मॉन्स्टर पर आइस स्पीयर्स फायर करती है, लेकिन उसे हैरानी होती है मॉन्स्टर को कोई डैमेज नहीं होता। यही वह समय है जब उसे रियलाइज होता है कि कुराहाशी का अपनी आग से मॉन्स्टर को डैमेज करना कोई मजाक नहीं था। रे समझ जाता है कि वह मुश्किल में है, क्योंकि अगर वह ऐसे ही इंतजार करते रहे तो मॉन्स्टर एक और शॉट फायर करेगा जो पहले से भी बुरा हो सकता है। रे के पास मॉन्स्टर के मेन बॉडी पर अटैक करने का प्लान है, लेकिन वह जानता है कि वह दोबारा अपने हाथों का इस्तेमाल करके रास्ते में आ जाएगा। रे फिर एक तरीका ढूंढ निकालता है और वह आया को कुराहाशी पर माना फ्यूजन कास्ट करने के लिए कहता है। आया यह सुनकर सरप्राइज्ड है और रे कंफर्म करता है कि यही उसने कहा था। आया फिर अपनी पावर एक्टिवेट करती है कुराहाशी को इतने माना के साथ कि वह चिल्लाने पर मजबूर हो जाता है। रे फिर कुराहाशी को कहता है कि जब उनके पास अभी भी समय है तो मॉन्स्टर के मेन बॉडी पर अटैक करे। कुराहाशी जैसा कहा गया वैसा करता है और वह मॉन्स्टर की तरफ लपकता है, उसके बॉडी पर एक पावरफुल ब्लास्ट देता है। रे ने मॉन्स्टर के बॉडी पर जितनी फायर पावर दी उसके बावजूद भी वह अभी भी खड़ा है। गुस्से में मॉन्स्टर एक और लेजर ब्लास्ट बनाने लगता है। टीम घबराने लगती है, लेकिन यही वह है जो रे चाहता है। वह कुराहाशी के आगे निकल जाता है, उसे कहता है कि उसने सच में रास्ता साफ कर दिया। रे मॉन्स्टर के करीब पहुंच जाता है इससे पहले कि उसे अपना लेजर छोड़ने का मौका मिले और रे अपनी पावरफुल ब्लैक फ्लेम बनाता है। जैसे ही मॉन्स्टर अपना लेजर फायर करता है, रे ब्लैक फ्लेम रिलीज करता है, आखिरकार लेजर को ओवर पावर करता है और डैमेज बीस्ट को वापस कर देता है। रे की जबरदस्त पावर मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए काफी है, कुराहाशी को सरप्राइज छोड़ते हुए। वह जानता है कि वह अपनी स्किल से मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाया था और वह रे की ऐसे सिचुएशन में ब्रेक थ्रू करने की डिसाइसिवनेस से भी इम्प्रेस्ड है। आखिरकार कुराहाशी को मानना पड़ता है कि रे असल चीज है। बाद में पब्लिक रे की लेटेस्ट विन के बारे में सुनती है और हर कोई इस बात से हैरान है कि रे इनक्रेडिबल फीट्स दिखा रहा है। बदकिस्मती से काय गुजर रहा होता है जब एक लड़का उसे बात करता है, उसे नीचा दिखाते हुए, क्योंकि रे अब क्रीम ऑफ द क्रॉप है। जब रे और उसकी पार्टी अपोसल्स की बिल्डिंग वापस लौटती है, होजो उनकी तारीफ करता है अच्छा काम करने के लिए। वह पूछता है कि क्या टामा डंजन ने पिछले डंजन से ज्यादा मुश्किल दी, और रे इस बात को कंफर्म करता है, कहता है कि वह असल में एक नए टाइप के मॉन्स्टर से मिले थे। ओइकावा फिर कुराहाशी से पूछता है कि रे को लड़ते हुए देखने के बाद वह उसके बारे में क्या सोचता है। कुराहाशी ना चाहते हुए जवाब देता है कि रे बुरा नहीं है, और वह ऐड करता है कि रे के पास अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। टीम मेंबर्स में से एक कुराहाशी को डांटता है रे को नीचा दिखाने के लिए, और वह क्या कर सकता है ये देखने के बाद भी वह अभी भी ये मानने से झिझक रहा है कि वह इंप्रेसिव है। कुराहाशी लड़की पर चिल्लाता है कि अपना मुंह बंद करे, इससे पहले कि रे की तरफ मुड़कर उसे बुरे नाम से बुलाने के लिए माफी मांगे। इसके साथ कुराहाशी मानता है कि रे स्ट्रांग है। रे मुस्कुराता है जब वह यह सुनता है और वह कुराहाशी को कहता है कि वह भी खुश है कि उसने उसकी मदद की, तो उसे असल में उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कुराहाशी अपनी एक्साइटमेंट छुपाने की बहुत कोशिश करता है और वह उसे कुछ बुलशिट से ढक लेता है, लेकिन हर कोई उसकी बकवास समझ सकता है। होजो खुश है कि कुराहाशी ने रे को अप्रूव कर दिया है, क्योंकि अब उसके बारे में कोई शिकायत करने वाला नहीं होगा। होजो फिर अपना हाथ बढ़ाता है रे को अपोसल्स का बैज देने के लिए, जिसका मतलब है कि वह अब टीम का एक बोनाफाइड मेंबर है।
होजो उसे बताता है कि वह अपनी पार्टी के साथ काम करना जारी रखने के लिए फ्री है, लेकिन वह रे को अर्जेस करता है कि उनके लिए भी हमेशा समय निकाले। दोनों फिर डील पर हाथ मिलाते हैं। इसी बीच आया पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि भले ही वह जानती है कि रे इम्प्रेसिव है, सबसे स्ट्रॉन्ग मेजर्स में से एक द्वारा पहचाना जाना एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड है। कुराहाशी एक बड़े भाई जैसा बिहेव करने की कोशिश करता है। रे को कहता है कि वह उसे अपने विंग के नीचे रखेगा, लेकिन यूरी उसके लिए दोबारा सब कुछ बर्बाद करने के लिए वहां है। कहती है कि वही है जिसे लेसन की जरूरत है। कुराहाशी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, यूरी को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ होजो खुश है कि उसने कुराहाशी को रे की टीम में रखा, क्योंकि इससे उन्हें अच्छा बॉन्ड बनाने में मदद मिली है। ओइकावा यह भी जानता है कि कुराहाशी रे की रिक्रूटमेंट के खिलाफ होता अगर उसने खुद नहीं देखा होता कि वह क्या कर सकता है। ओइकावा होजो की सोच से इम्प्रेस्ड है कि वह कितना स्मार्ट है। एक बार जब हर कोई रे के इंडक्शन के साथ अग्री कर लेता है, होजो बोलता है, कहता है कि उसके पास एक सजेशन है। रे को सरप्राइज करने के लिए होजो उसे ब्रेक लेने के लिए कहता है, ब्लैक किंग का टाइटल। इसी बीच काय और उसकी पार्टी को एक डंजन में मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देखा जाता है, और काय खुद जैसा नहीं लग रहा। टीम मेंबर्स में से एक उसे ओवरलॉक स्किल इस्तेमाल करने के लिए कहता है, पूरी तरह से भूलते हुए कि काय अब उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद पार्टी मॉन्स्टर्स को क्लियर कर पाती है। काय के पार्टी मेंबर्स अस्यूम करते हैं कि वह आराम करेंगे, लेकिन काय उन्हें शॉक्ड करता है। उन्हें कहता है कि उन्हें और गहरे जाना होगा। उसके पार्टी मेंबर्स उसे याद दिलाते हैं कि वह 5 दिनों से लगातार डंजन में है और बेहतर होगा अगर वह रुक जाए। काय बस लड़के को अपना मुंह बंद करने और उसके पीछे आने के लिए कहता है। लड़का फिर डाउट करने लगता है कि क्या उनके लिए काय को फॉलो करना ठीक है, लेकिन टीम में दूसरा लड़का उसे डांटता है, कहता है कि उन्हें काय को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि यही वह समय है जब उसे उनके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अंदर ही अंदर काय सोच रहा है कि वह डंजन को तेज कैसे कॉन्कर करेगा। वह फ्रस्ट्रेटेड लगता है और अपने भाई के साथ पूरी सागा मदद नहीं कर रही। असल में एक रिपोर्टर काय के पास आया सिर्फ उसे उसके भाई के बारे में पूछने के लिए। उन्होंने मेंशन किया कि होजो ने रे को रिकॉग्नाइज कर लिया था, और यह सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। इस वजह से काय अपनी फॉर्मर टीम को दिखाने के लिए डेस्परेट है कि वह सबसे स्ट्रांग है। कहीं और क्रोनोस एक्साइटेड है कि उसने एक सही इंसान ढूंढ लिया है जिसे वह पॉन के रूप में इस्तेमाल कर सके। एक तेज रेवलेशन में पूरी दुनिया बदल गई जब डंजन्स दिखाई दिए, और यह एक ऐसा युग बन गया जहां स्ट्रॉन्ग मेजर्स ने सोशल स्टेटस हासिल किया। मेजर्स सुपरस्टार बन गए जिन्होंने बड़े डील्स साइन करना शुरू कर दिया। एक मेज होना पहले ही रेयर था, लेकिन ड्यूअल कलर्ड मेज होना और भी रेयर था, और काय उनमें से एक निकला। इससे तुरंत काय का स्टेटस अपग्रेड हो गया और वह टॉक ऑफ द टाउन बन गया। हर कोई जिसने काय से दूरियां बना ली थीं, उसके पीछे भागने लगा। यहाँ तक कि प्राउड अपोस्टल्स ने भी काय को टीम के सबसे यंगेस्ट मेंबर के रूप में ज्वाइन करने की परमिशन दे दी, लेकिन टीम ने सपोजिटली उसके साथ रूडली बिहेव किया और उसने ग्रुप छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने उसकी एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया। सरप्राइजिंगली रे ही था जिसने उसके साथ अलग तरीके से बिहेव नहीं किया। भले ही रे के पास कोई टैलेंट नहीं था, काय देख सकता था कि रे हमेशा उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह किसी दिन उसे पकड़ लेगा। काय को यह नफरत थी क्योंकि उसे लगता था कि उसे दुनिया ने चुना है, और रे ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वह उसे पकड़ सकता है। इस वजह से काय ने डिसाइड किया कि वह उसे दिखाएगा कि वह एक अलग लेवल पर है। लेकिन चीजें पहले ही अलग लग रही हैं। फिर भी रे को लगता है कि उसके पास अभी भी एक मौका है। काय सड़कों पर चल रहा होता है जब, और कुराहाशी उसके पीछे दिखता है। कुराहाशी उसे याद दिलाता है कि आखिरी बार जब वह मिले थे तब उसे टीम से निकाल दिया गया था। काय यह सुनकर गुस्सा हो जाता है जब वह इस बात को ठीक करने की कोशिश करता है, क्लेम करता है कि उसने छोड़ दिया था और उसे निकाला नहीं गया था। उसे लगता है कि होजो उसके टैलेंट से जेलस था। यही वजह थी कि वह उसके साथ एक बॉस जैसा बिहेव कर रहा था इंस्टेड ऑफ इक्वली ट्रीट करने के। काय फिर मेंशन करता है कि उसने ये भी सुना है कि रे टीम का मेंबर बन गया, और कुराहाशी उसे पूछता है कि क्या उसे इससे कोई प्रॉब्लम है। काय रे के बारे में ट्रैश टॉक करना शुरू करता है, लेकिन कुराहाशी उसे बीच में टोकता है, उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। कुराहाशी सीरियस हो जाता है जब वह काय से बात करता है। उसे कहता है कि वह जो चाहे सोचने के लिए फ्री है, लेकिन यह कंफर्म हो गया है कि रे की एबिलिटी रियल है। वह ऐड करता है कि रे लो प्रोफाइल रख रहा है, इसके बावजूद कि वह एक ड्यूअल कलर्ड मेज है, काय से अलग। काय गुस्से में आता है, कुराहाशी को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वह पर्पल किंग है, जो एक मेज का सबसे हाईएस्ट टाइटल है। वह कुराहाशी को उसे रे से कंपेयर करना बंद करने के लिए कहता है, लेकिन कुराहाशी बस मुस्कुराता है। काय को कहता है कि वह कुछ नहीं जानता। कुराहाशी उसे कहता है कि रे को अब किंग बनने की रिकमेंडेशन मिल गई है, जो होजो से पर्सनली आई थी। जब काय ये सुनता है, वह शॉक से लगभग बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि रे बिल्कुल उस जैसा बनने वाला है। कुराहाशी फिर काय को कहता है कि रे ने उन्हें अभी तक अपना जवाब नहीं दिया, और इसके अलावा वह काय को बताता है कि उसका भाई उसकी तरह टाइटल्स के पीछे नहीं भाग रहा। कुराहाशी फिर बात खत्म करता है, काय को कहता है कि रे अब उससे ऊपर है, यही वजह है कि वह एक किंग बनने के लिए सूटेड है। काय घबरा जाता है क्योंकि वह असल में इस बात को मान नहीं सकता कि रे उससे आगे निकलने वाला है। इस वजह से काय खुद को डंजन्स में धकेल रहा है।
डंजन में इतनी देर तक लड़ने के बाद उसके कॉमरेड्स ने एडवाइस दी कि वह अगले दिन बॉस से लड़ें, लेकिन काय उन्हें चुप करा देता है, कहता है कि वह सबसे स्ट्रांग है। काय बॉस रूम को धकेल कर खोलता है अपने कॉमरेड्स को यह प्रूव करने के इरादे से कि वह स्ट्रांग है। सरप्राइजिंगली जो उसे डंजन के अंदर मिलता है वह एक लेवल 20 का स्लाइम है और ये काय को डिसअपॉइंटेड करता है। उसके कॉमरेड्स दूसरी तरफ डरे हुए हैं कि चीजें ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले कभी उस टाइप का मॉन्स्टर नहीं देखा था। अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में काय डिसाइड करता है कि वह मॉन्स्टर को तुरंत मार देगा। वह ऑरा फार्म्स करता है जब वह स्लाइम पर एक मैजिक ब्लास्ट फेंकता है, लगभग उसे मारते हुए। उसके टीम मेंबर्स उसकी तारीफ करते हैं, उसे कहते हैं कि उसने कर दिखाया, लेकिन उन्होंने अभी ये कहते ही उनके सर गर्दन से बोलिंग पिन्स की तरह उड़ जाते हैं। काय घबराहट में पलटकर अपने मरे हुए टीममेट्स को देखता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, स्लाइम बड़ा हो गया है और उसे ओवर पावर कर लिया है। काय लड़ने की कोशिश करता है लेकिन स्लाइम बहुत स्ट्रांग है और खुद को काय के शरीर के अंदर धकेल देता है। आखिरकार उसके साथ मर्ज हो जाता है। इसी बीच क्रोनोस अपनी जेल में खुश हो रहा है क्योंकि उसे आखिरकार एक नया पॉन मिल गया है। कुछ देर बाद काय वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है, अलग दिखता हुआ, लेकिन वह शैतानी तरीके से हंसता है, बात करता है कि उसे अब कितना अच्छा महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ सील का एक हिस्सा जो क्रोनोस को पकड़े हुए था टूट गया है। कहीं और अपोसल फैसिलिटी ट्रेनिंग सेंटर पर रे और टीम को प्रैक्टिस करते हुए देखा जाता है। कुछ मिनट की ट्रेनिंग के बाद ओइकावा सजेस्ट करता है कि वह ब्रेक लें। आया रे को चेहरा सुखाने के लिए टॉवल देने दौड़कर आती है और वह कुराहाशी को यह भी बताती है कि उसने उसे ट्रेन करते हुए देखकर बहुत कुछ सीखा है। कुराहाशी अपना लाल चेहरा छुपाने की कोशिश करता है लेकिन यह साफ है कि वह बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। कुराहाशी फिर मेंशन करता है कि वह दिन में पहले काय से मिला था। कुराहाशी फिर सब कुछ रिवील करता है जो उन्होंने बात की थी। हंस रहा था कि काय कैसे सोचता है कि वह अभी भी उससे ज्यादा स्ट्रांग है। यूरी कुराहाशी को दोबारा छेड़ने का तरीका ढूंढ निकालती है, कहती है कि वह पर्सनली काय के पीछे गया क्योंकि वह किसी ऐसे इंसान को नीचा दिखा रहा था जिसे उसने खुद अप्रूव किया था। कुराहाशी शॉक से लगभग बेहोश हो जाता है क्योंकि यूरी झूठ नहीं बोल रही, लेकिन रे उन पर फोकस्ड भी नहीं है क्योंकि वह आखिरी बार काय को कब देखा था उसके बारे में सोच रहा है, जो ड्यूअल के बाद था। वह सोचने लगता है कि वह और काय कब अलग होने लगे और उसे डर है कि शायद यह वैसा ही खत्म हो जैसा उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था। वह फिर कंक्लूड करता है कि उसे सब कुछ भाइयों की तरह सेटल करना होगा। अचानक टीम का एक और मेंबर दौड़कर आता है, उन्हें कहता है कि इमरजेंसी है। पता चलता है कि शिंजुकू डंजन कोलैप्स हो गया है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर निकल रहे हैं। टीम तुरंत सीन पर पहुंचती है और वह अपनी हैरानी जाहिर करते हैं कि मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर निकल रहे हैं। रे भी सरप्राइज्ड है क्योंकि शिंजुकू डंजन को अभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन चीजें अजीब तरीके से हो गई हैं। ओइकावा फिर टीम को कहता है कि उनके पास सोचने का समय नहीं है क्योंकि ब्लू किंग एक मिशन पे बहुत दूर है। वह उन्हें बताता है कि सिचुएशन को हैंडल करना उन पर है और वह टीम को कहता है कि उन्हें सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना प्रायोरिटाइज करना चाहिए। टीम ओइकावा के इंस्ट्रक्शन को कंफर्म करती है और वह एक्शन में आ जाते हैं, आसपास के सिविलियंस को बचाते हुए जबकि मॉन्स्टर्स को मार रहे थे, जबकि कुराहाशी मॉक चलाने में बिजी है। ओइकावा सिविलियंस को भागने के लिए एक बैरियर बनाता है। रे इम्प्रेस्ड है कि टीम अपने ड्यूटीज को अनफेज्ड होकर कर रही है, जो स्पेशल टीम से एक्सपेक्ट किया जाता है। रे को याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में डंजन ब्रेक के दौरान बहुत कैजुअलिटीज हुई थी, लेकिन वह काफी श्योर है कि वह उसकी करंट लाइफ में सिचुएशन को मैनेज कर पाएंगे। अचानक सीन पर एक जायंट मॉन्स्टर दिखता है जो बॉस लगता है। कुराहाशी मॉन्स्टर से टक्कर लेने के लिए एक्साइटेड है क्योंकि वह उसे एक बड़े टारगेट के अलावा कुछ नहीं देखता। कुराहाशी अभी भी मॉन्स्टर से टक्कर लेने के लिए तैयार हो रहा है जब रे मॉन्स्टर की तरफ उड़ता हुआ आता है। रे के एक ही पंच से वह मॉन्स्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। रे सेलिब्रेशन शुरू करने वाला होता है जब उसे पीछे से एक शैतानी हंसी सुनाई देती है। वह आवाज को पहचानता है और जब वह पलटता है तो उसे काय पंखों के साथ आसमान में उड़ता हुआ दिखता है। इससे और बुरा बनाने के लिए काय बिल्कुल डरावना लगता है जब वह रे को नीचे घूर रहा है। उसे कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। रे डर और हैरानी में देखता है जब वह काय से पूछता है कि वह ऐसा क्यों दिख रहा है। काय रे पर हंसता है, उसे पूछता है कि क्या वह उसके फॉर्म के बारे में बात कर रहा है या उसे कुचलने के अपने इरादे के बारे में। सरप्राइजिंगली काय इस बात को कहते हुए प्लूरल वर्ड इस्तेमाल करता है, इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि उसके अंदर कुछ और है। तभी रे को काय अपने पीछे महसूस होता है और वह आखिरी सेकंड में रिएक्ट करता है सर काटने से बचने के लिए। काय रे का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसने स्ट्राइक को डॉज कर लिया होगा, लेकिन वह सोचता है कि वह कितनी दूर जाएगा। काय रे पर अटैक करता रहता है, उसे डिफेंसिव पर रखते हुए। रे को कहीं चेहरे पर कट लगता है, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसका भाई नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा। वह सोचता है कि काय के साथ क्या हो रहा है जो उसे मॉन्स्टर जैसा बिहेव करने पर मजबूर कर रहा है। रे काय के स्ट्राइक्स को डॉज करता रहता है और कहीं ना कहीं काय अटैक करना बंद कर देता है। वह रे को कहता है कि वह उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देख सकता है जो साफ दिखाता है कि वह डिनायल में है। काय फिर रे को कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी गलती है।
काय क्लेम करता है कि उसने अपना मॉन्स्टर फॉर्म हासिल किया ताकि उसके पास रे को मारने की पावर हो। रे शॉक्ड है जब वह यह सुनता है क्योंकि काय का उसके लिए किल वर्ड इस्तेमाल करना बिल्कुल आउट ऑफ लाइन है। रे जमा हुआ खड़ा है जब काय उसकी तरफ लपकता है, उसे खत्म करने के लिए तैयार। खुशकिस्मती से कुराहाशी सही समय पर दिखता है काय के चेहरे पर किक मारने के लिए, उसे दूर तक उड़ा देता है। कुराहाशी अभी भी सोचता है कि काय नॉर्मल है और वह उसे इमरजेंसी सिचुएशन में रोग होने के लिए डांटना शुरू करता है। काय कुराहाशी पर चिल्लाता है कि टाइम वेस्ट करना बंद करे, लेकिन कुराहाशी उस पर वापस चिल्लाता है, उसे कहता है कि रे जिसे वह मारने की कोशिश कर रहा है वह उसका भाई है। काय फिर गर्व से उन्हें कहता है कि उसे भाईचारे की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वह वहां रे को यह दिखाने के लिए है कि उसकी पावर कितनी पागल है। काय फिर हवा में उछलता है, अटैक्स का एक बराज छोड़ता है जो आसपास के सिविलियन पॉपुलेस को भी अफेक्ट करता है। शुक्रगुजार है कि ओइकावा की बैरियर वहां है सिविलियंस को सेफ रखने के लिए, और क्योंकि वह आसपास के सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहा है, वह रे और कुराहाशी की मदद नहीं कर सकता। रे फिर अपने भाई पर चिल्लाता है, उसे कहता है कि वह जानता है कि वह वायलेंट है, लेकिन उसी समय वह उसे इतनी दूर जाने की एक्सपेक्ट नहीं करता। काय रे की मासूमियत का मजाक उड़ाता है, उसे कहता है कि वह उसे कुचल देगा। काय फिर टीम पर मैजिक ब्लास्ट्स का एक बराज फेंकता है। काय गर्व से अपनी पावर कितनी अमेजिंग है इसके बारे में बात करता है, और रे टीम को कहता है कि उन्हें काय को रोकना होगा। कुराहाशी तुरंत इस बात को दिल पर लेता है और उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। लगता है कुराहाशी ने देख लिया है कि काय से बात करना समय की बर्बादी है। कुराहाशी काय की तरफ लपकता है, उसे टुकड़ों में उड़ा देने के इरादे से। कुराहाशी सक्सेसफुली अपना अटैक लैंड करता है, फ्लेम्स का एक बादल छोड़ते हुए। लेकिन जब आग साफ होती है, कुराहाशी रियलाइज करता है कि उसने सक्सेसफुली उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। जब तक कुराहाशी रियलाइज करता है कि काय आउट ऑफ बाउंड्स है, काय ने अपना हाथ उसकी छाती में घुसा दिया है। रे कुराहाशी का नाम चिल्लाता है जब काय उसे जमीन पर फेंकता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रे बिना कुछ किए कुराहाशी का नाम चिल्लाता रहता है, और जैसे ही काय कुराहाशी को खत्म करने वाला होता है, ओइकावा लड़ाई ज्वाइन करता है। वह काय के अटैक को अपनी बैरियर से ब्लॉक करता है और वह कुराहाशी को भी प्रोटेक्ट करता है। ओइकावा अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करता है कि काय कितना गिर गया है, और वह उसे बताता है कि अब समय आ गया है कि वह उसके गुस्से का सामना करे। बिना किसी झिझक के ओइकावा अपनी बैरियर मैजिक स्क्वायर बॉक्स छोड़ता है काय को अंदर रखने के लिए। यूरी ओइकावा को यह स्किल इस्तेमाल ना करने के लिए कहती है क्योंकि इस स्किल को एक इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करना कास्टर पर बहुत बोझ डालेगा। ओइकावा यूरी को बताता है कि वह इस बात से अवेयर है, लेकिन वह काय को माफ नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसके दोस्तों को पहले ही नुकसान पहुंचाया है। ओइकावा काय को क्लोज करता रहता है, लेकिन वह जल्दी ही रियलाइज करता है कि स्किल उस पर बहुत ज्यादा असर डाल रही है। 1 मिनट से भी कम समय में ओइकावा के हाथों से खून निकलने लगा। ओइकावा रियलाइज करता है कि चीजें उसकी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि उसने इतना डैमेज लेने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन वह काय को सील करने के लिए दृढ़ है, चाहे कुछ भी हो। अचानक काय अपने शरीर से बहुत एनर्जी छोड़ता है, आखिरकार ओइकावा की बैरियर को तोड़ देता है, जबकि वह उनका मजाक उड़ाता है कि उसका चीजों को उनके तरीके से जाने देने का कोई इरादा नहीं है। काय फिर बात करता है कि उसकी बॉडी अभी तक परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। यूरी शॉक्ड है जब वह यह सुनती है क्योंकि ओइकावा ने पीछे भी नहीं हटा, लेकिन काय अभी भी ऐसे मूव कर पा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काय फिर पलटकर कहता है कि वह जा रहा है, लेकिन वह रे को बताता है कि अगले बार जब वह उसे मिलेगा वह उसे मार देगा। यह काय का आखिरी शब्द है जब वह उड़ जाता है, रे को अपनी सारी लाइफ चॉइसेस पर सवाल करने के लिए छोड़ते हुए। अगले दिन अटैक की खबर पूरे देश में फैल गई। भले ही मेजर्स मदद करने के लिए वहां थे, सिविलियंस ये मेंशन किए बिना नहीं रह पाए कि सब कुछ कितना गड़बड़ हो गया था। दूसरे रीजन्स के सिविलियंस भी चिंतित हैं कि मॉन्स्टर्स कहीं भी दिखने लग सकते हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि कम डंजन्स वाले जगहों पर इवैक्यूएट करना उनकी मदद करेगा। बिना शक के ओइकावा देख सकता था कि सोसाइटी पैनिक में आना शुरू कर रही है, लेकिन उन्हें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वह काय का डार्क साइड में जाना है। वह सोचने लगता है कि सब कुछ बर्बाद होने से पहले वह क्या कर सकते हैं। इसी बीच आया, यूरी और रे हॉस्पिटल में कुराहाशी की देखभाल कर रहे हैं, और रे उदास लगता है क्योंकि वह खुद को ब्लेम करता है जो हुआ उसके लिए। वह खुद पे गुस्सा है कि वह काय को रोक नहीं पाया, या कम से कम उसे रोक पाया, जिसका नतीजा कुराहाशी का जख्मी होना हुआ। यूरी फिर रे को कहती है कि उन्हें जाना होगा क्योंकि होजो उन्हें बुला रहा है। कुछ देर बाद वह होजो के पैलेस पहुंचते हैं और वह उन्हें बताता है कि उन्होंने मॉन्स्टर्स को कम कर दिया होगा, लेकिन वह काय को ऐसे ही घूमने नहीं दे सकते। टीम मेंबर्स फिर होजो से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और होजो रिवील करता है कि उसने दूसरे प्राइमरी कलर किंग से बात की है। आया ये सुनकर कंफ्यूज्ड है और यूरी उसे एक्सप्लेन करती है कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में वही हैं जिनके पास डिसीजंस लेने की पावर है। अंदर ही अंदर यूरी चिंतित है क्योंकि पूरी सिचुएशन ने दूसरे किंग्स को भी डरा दिया है। होजो फिर मेंशन करता है कि उनका प्लान हार्श लग सकता है, लेकिन उन सब ने काय को सब्जुगेट करने का डिसाइड किया है। रे शॉक्ड है जब वह यह सुनता है क्योंकि ये एक टर्म है जो मॉन्स्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओइकावा बीच में टोकता है, कहता है कि काय के लिए इस्तेमाल किया गया टर्म सही है।
क्योंकि काई ने बहुत से इंडिस्क्रिमिनेट एक्ट्स किए हैं, यही वजह है कि दूसरे किंग्स इस नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने और कैजुअलिटीज रोकने के लिए इस पर ठंडे दिमाग से सहमत हो गए हैं। लगता है उन्होंने काई के छिपने की जगह ढूंढ ली है और होजो उन्हें बताता है कि वह पर्सनली रेड में पार्टिसिपेट करेगा। रे डर से पसीने में डूबने लगता है, पूछता है कि क्या काई को सब्जुगेट किए बिना कोई और तरीका है, लेकिन होजो नहीं कहता है। वह रे को याद दिलाता है कि ओइकावा का स्क्वायर बॉक्स भी काई के खिलाफ बेकार था और वह ऐसे ही बैठकर चीजों को होने नहीं दे सकते। होजो रे को बताता है कि डिसीजन पहले ही ले लिया गया है और काई को अगले दिन सब्जुगेट किया जाएगा। भले ही रे जानता है कि काई के पास उसके बुरे साइड्स हैं, वह जानता है कि उसके भाई के पास उसके अच्छे साइड्स भी हैं। उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में कोई और तरीका नहीं है। तभी ओइकावा अपना फोन निकालता है क्योंकि उसे एक टेक्स्ट मिला था। वह टीम को बताता है कि कुराहाशी को होश आ गया है और इससे पूरी टीम को रिलीफ की लहर मिलती है। कुराहाशी रे को एक मैसेज भी भेजता है। उसे कहता है कि उसके बारे में चिंता ना करे, लेकिन अपनी अकल ठीक करे ताकि वह अपने भाई को समझा सके। कुराहाशी के शब्द रे को यह बताने के लिए काफी हैं कि वह हार नहीं मान सकता क्योंकि उसे चीजें ठीक करनी होंगी, क्योंकि काई उसका छोटा भाई है। रे फिर होजो से पूछता है कि क्या वह उसे एक मौका दे सकता है। वह जानता है कि काई डेंजरस है, लेकिन उसे लगता है कि चीजें ठीक करने की पॉसिबिलिटी है। होजो रे को बताता है कि काई का सब्जुगेशन अगले दोपहर शुरू होगा, लेकिन वह रे को बताता है कि वह उससे पहले जो चाहे कर सकता है। रे यह सुनकर रिलीव्ड है और वह होजो को मौके के लिए शुक्रिया कहता है। सरप्राइजिंगली आया और यूरी कहती हैं कि वह रे को ज्वाइन करेंगी क्योंकि वह अपोस्टल्स ज्वाइन करने से पहले उसकी पार्टी में थी। होजो यह सुनकर साइजिज करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सकता, तो वह बस उन्हें कहता है कि वह जाने के लिए फ्री है। लेकिन वह उन्हें बताता है कि डेडलाइन अगले दिन की दोपहर है, यह इंश्योर करते हुए कि वह अवेयर है कि कोई एक्सटेंशन नहीं है। रे आसमान में देखता है जब वह अपने भाई को वापस लाने की कसम खाता है। बाद में रे और उसकी टीम कोस्ट के पास एक आइलैंड की तरफ जाती है, सदर्न टोक्यो के करीब, जहां काई के छिपने की बात कही जा रही है। कुछ देर बाद उन्हें ओइकावा मिलता है और रे को एहसास होता है कि ओइकावा वहां रे को देखने के लिए है। ओइकावा इस बात को कंफर्म करता है, कहता है कि वह होजो के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। वह मेंशन करता है कि आइलैंड पर नजर रखना और बाकी अपोस्टल्स के साथ काई को सब्जुगेट करने में पार्टिसिपेट करना उसका काम है। इस वजह से वह रे जो कुछ भी करने वाला है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बजाय वह उसे बैरियर स्किल देता है। रे मुस्कुराता है जब उसे रियलाइज होता है कि होजो ने जानबूझकर उन्हें समय पर आइलैंड भेजा था। रे फिर ओइकावा को शुक्रिया कहता है, उसे यकीन दिलाते हुए कि वह काई को वापस लाएगा। जाते हुए ओइकावा रे को कहता है कि उसे यकीन नहीं कि काई उसकी बात सुनेगा, और इस वजह से वह रे के लिए एक और चीज करता है। इसी बीच काई की मेंटल हेल्थ गिरने लगती है और वह बहुत मुश्किल में है क्योंकि उसे नफरत है कि लोग उसे समझते नहीं हैं। क्रोनोस के थॉट्स उसके दिमाग में घुसने लगते हैं। उसे कहते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दे और चिंता करना छोड़ दे। क्रोनोस ये भी रियलाइज करता है कि काई अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा है और वह और ज्यादा इंटरफियर करने का डिसाइड करता है। क्रोनोस फिर काई की बॉडी में और पावर रिलीज करता है, आसमान में एक बड़ी लाइट बीम छोड़ते हुए। रे और उसके पार्टी मेंबर्स जहां वह हैं वहां से इस जबरदस्त लाइट को देख सकते हैं और ये उन्हें बताता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। डार्क एनर्जी से ओवरफ्लोइंग होकर काई डिक्लेयर करता है कि पावर जबरदस्त है। क्रोनोस फिर उसे कहता है कि वह दुनिया पर जैसा चाहे राज कर सकता है। वह उसे सब कुछ बर्बाद करने और मेजस को मारने के लिए भी कहता है ताकि वह डीमन किंग बन सके। कुछ देर बाद रे और लड़कियां काई से मिलते हैं जो उन पर हंसने लगता है। वह अपनी डिसअपॉइंटमेंट रिवील करता है कि रे ब्लू किंग के साथ नहीं आया। रे फिर काई को कहता है कि होजो ने उस पर काई को वापस लाने का भरोसा किया था। इससे काई गुस्सा हो जाता है और वह रे को कहता है कि वह उसे और उसकी पार्टी को बर्बाद कर देगा। काई अपने बॉडी से एक पावरफुल ब्लास्ट छोड़ता है जिसे रे को भी ब्लॉक करने में मुश्किल होती है। रे देख सकता है कि काई की पावर में कल से ही काफी फर्क आ गया है। काई हवा में उछलता है ह्यूमैनिटी पर जंग का ऐलान करते हुए, जबकि रे को कहता है कि वह उसे शुरू करेगा। तभी रे उसे कहता है कि वह अभी भी वही सेल्फिश लड़का है जो वह है और इस वजह से वह उसे फेस करेगा। रे काई को बताता है कि वह उसका बड़ा भाई है, जिससे उसकी ड्यूटी बनती है कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसे रोके। काई हंसता है जब वह रे को कहता है कि उसकी ड्यूटी उसे रोकना है। काई उसे बताता है कि जो उसने अभी कहा उससे वह गुस्सा हो गया है और लड़कियां साफ देख सकती हैं कि काई की उनकी बात सुनने की कोई इरादा नहीं है। रे एक पावरफुल फायर स्पेल छोड़ता है जो तुरंत अपनी बाकी टीम से अलग हो जाता है ताकि वह उसे 1-on-1 फेस करने के लिए तैयार हो सके। उसे अपनी पावर प्रूव करने के इरादे से रे काई पर हंसता है। उसे पूछता है कि क्या लड़ने की एक ही वजह है उसे अपनी पावर प्रूव करना। काई फिर जवाब देता है। रे को कहता है कि वह कभी नहीं समझेगा, लेकिन वह उसे बताता है कि पावर ही जस्टिस है। वह मेंशन करता है कि हर किसी का उसके प्रति रवैया बदल गया जब उसे अपनी पावर मिली और ये इसलिए है क्योंकि हर कोई पावर की इज्जत करता है। काई मेंशन करता है कि कोई उन्हें एक्नॉलेज नहीं करेगा अगर उनके पास उसे बैकअप करने की पावर नहीं है। काई रे को कहता है कि उसके बारे में उसकी ओपिनियन उनके ड्यूएल के बाद बदल गई थी, यही वजह है कि वह सब कुछ उसे क्लियर करना चाहता है। काई फिर एक बड़ा मैजिक ब्लास्ट बनाता है
और रे को एहसास होता है कि वह इसे सिर्फ स्किल से ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि ये कल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। रे फिर मैजिक ब्लास्ट का सामना एबिस फ्लेम से करता है ताकि उसे ठीक से डिस्पेल कर सके। काई स्पेल को पहचानता है जैसे वही जो रे ने उनके ड्यूएल के दौरान इस्तेमाल किया था। इससे वह और गुस्सा हो जाता है और वह रे को बताता है कि वह उसे कुचल देगा, लेकिन रे उसकी तरफ लपकता है, उसे कहता है कि वह उसे अलाउ नहीं करेगा। रे को लगता है कि करीब आने से उसे एज मिलेगी, लेकिन वह काई के बड़े क्लॉज से लगभग अपना सर खो देता है। शुक्रगुजार है कि ओइकावा की बैरियर स्किल बीच में आती है रे को लड़ाई में शुरू में ही मरने से बचाने के लिए। रे फिर इसका फायदा उठाता है काई के बॉडी पर एक बड़ा वॉर करने के लिए, उसे दूर तक उड़ा देते हुए। लड़कियां पेशेंस से देखती हैं, यह देखने की कोशिश करते हुए कि क्या रे ने काई को हरा दिया है। अपने करीबी एनकाउंटर के दौरान रे नोटिस करता है कि वह काई की पावर चुरा नहीं सकता। उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उसके ट्रांसफॉर्मेशन का इससे कुछ लेना देना है, लेकिन वह उम्मीद कर रहा है कि उसने अभी जो अटैक किया उसने कुछ किया होगा। धूल साफ होती है और रे काई को दूर से अपने छाती में एक एनर्जी बॉल के साथ खड़ा देखता है। काई मोशनलेस रहता है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि टीम में हर किसी ने रे को फॉलो करना क्यों चुना और यहाँ तक कि उस पर अपनी पावर्स के साथ भरोसा किया। इसके अलावा वह फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पकड़ता है, सोचता है कि रे उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए काई अपने बॉडी से दोबारा एक पावर सर्ज छोड़ता है, रे को शॉक्ड करता है। वह जानता है कि काई के पास करंटली ओवरक्लॉक नहीं है, तो यह शॉकिंग है कि वह इतनी सारी स्किल्स इस्तेमाल कर पा रहा है। काई देर नहीं करता कई ब्लास्ट्स बनाने में, जिन्हें वह सीधा रे पर एम करता है, उसे टुकड़ों में उड़ाने के लिए तैयार। रे देखता है जब मैजिक ब्लास्ट्स उस पर गिरते हैं और इससे एक मैसिव शॉक वेव पैदा होती है। काई सेलिब्रेट करता है जब वह यह देखता है, मानता है कि उसने पहले ही। वह ट्रैश टॉक करना शुरू करता है कि रे कितना बेवकूफ है ये मानने में कि वह उसे अपने बड़े भाई के रूप में सिखाना चाहता है, जबकि वह उसकी पावर के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। अचानक ब्लास्ट साइड से रे की आवाज आती है। काई को कहती है कि उसकी जीत के बावजूद वह बहुत उदास लग रहा है। काई शॉक्ड है जब उसे रियलाइज होता है कि रे उसके अटैक से बच पाया कुराहाशी की पावर की वजह से। अपने शरीर पर फ्लेम्स के साथ रे काई को कहता है कि वह उसे डार्क साइड में गिरने नहीं देगा क्योंकि वह उसे वापस लाएगा। काई दूसरी तरफ अभी भी सरप्राइज्ड है कि रे ने उसके डीमन लांस अटैक को कुराहाशी की एओई स्किल से ब्लॉक कर लिया। आइलैंड आने से पहले रे ने हॉस्पिटल में कुराहाशी से मुलाकात की थी और कुराहाशी ने रे को अपनी पावर लेने के लिए कहा क्योंकि वह अपनी करंट स्टेट में साफ तौर पर लड़ नहीं सकता था। अब जब उसने कुराहाशी की पावर अवेकन कर ली है, रे काई को कहता है कि अब समय आ गया है कि वह काम पर लगे। वह काई पर एक पावरफुल पंच मारता है, उसे पीछे धकेलता है और जब उसे लगता है कि वह सेफ है, रे यूरी की स्किल माना कंप्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। काई यह दोबारा देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन रे वहीं नहीं रुकता। वह अटैक्स के बाद अटैक्स फायर करता रहता है, काई को दोबारा जमीन पर भेजते हुए, यहाँ तक कि काई भी यकीन नहीं कर पाता कि वह एक सिंगल फायरबॉल से इतना डैमेज ले रहा है। कुछ देर बाद रे लगातार अटैक्स को ठंडा करने का डिसाइड करता है और यही वह समय है जब उसे रियलाइज होता है कि काई अभी भी काफी एक्टिव है। काई पागलपन से हंसने लगता है, बात करता है कि उसे आखिरकार याद आ गया कि वह अपनी ओवरलॉक स्किल क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। उसने आखिरकार समझ लिया है कि रे कई स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसके पास दूसरों से पावर चुराने की एबिलिटी है। काई फिर रे को कहता है कि वह बेसिकली कह रहा है कि वह दूसरों को सैक्रिफाइस करने से सहमत है क्योंकि उसे उनकी पावर चुराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रे डिसएग्री करता है, उसे कहता है कि वह गलत है, लेकिन काई रे को कुछ ऐसा बताने का डिसाइड करता है जो वह नहीं जानता। काई मेंशन करता है कि उसके 2 कॉमरेड्स मर गए और ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि रे ने उसकी ओवरलॉक चुराई। स्किल खोने के बाद उसकी पार्टी वैसी नहीं रही और ये सब रे के दूसरे लोगों की स्किल्स चुराने की वजह से हुआ। काई रे को कहता है कि वह बेसिकली कह रहा है कि वह दूसरों को सैक्रिफाइस करने से ठीक है जब तक उसे खुद को स्ट्रांग बनाने को मिलता है। रे आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आता जिसे वह काई ने अभी जो कहा उसके खिलाफ पॉइंट के रूप में इस्तेमाल कर सके। रे को एहसास होना शुरू होता है कि उसने कभी इस बात पर नहीं सोचा था कि काई की पावर चुराने से उसके कॉमरेड्स की मौत हो जाएगी। रे फिर डिसाइड करता है कि उसे फ्यूचर में पावर को कैसे इस्तेमाल करता है यह बदलना होगा, वरना क्रोनोस को ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने का मौका मिल जाएगा। रे मोशनलेस रहता है जब वह इन सब के बारे में सोचता है और काई इससे महसूस करता है। काई मौके का फायदा उठाता है, उसकी तरफ लपक कर उसे पंच मारता है जबकि उसे कहता है कि पछताना शुरू करने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। काई रे पर कई ब्लोज मारता रहता है, लेकिन रे जवाब देने की कोशिश भी नहीं करता। काई बात करता है कि वह और रे एक जैसे हैं क्योंकि वह हमेशा एक दूसरे के इंटरेस्ट्स के बारे में सोचते हैं। रे अभी भी जवाब नहीं देता या लड़ता नहीं जब तक काई उसकी छाती में अपना हाथ घुसा देता है। काई शॉक्ड है रे को मोशनलेस खड़ा देखकर और लड़ता ना देखकर। रे फिर अपने भाई का हाथ छूता है, उसे उसकी ओवरलॉक चुराने के लिए माफी मांगता है। तभी रे स्किल उसे वापस कर देता है और वह काई को कहता है कि उसने उसे पावर चुराई होगी, लेकिन उसी समय पावर होने का असल मकसद दूसरों को प्रोटेक्ट करना है। रे के बॉडी से एक मासिव एनर्जी वेव काई को पीछे धकेलती है और रे काई को कहता है कि उसे भी पावर चाहिए, लेकिन वह जो कर रहा है वह बिल्कुल गलत है।
घटनाओं के एक सरप्राइजिंग मॉड में रे का बॉडी ग्लो करना शुरू करता है, उसके कॉमरेड्स से मिली पावर्स की वजह से। रे काय को कहता है कि हर किसी ने अपनी पावर उस पर भरोसा की थी, और वह काय को बताता है कि यही वह तरीका है जिससे वह पावर को यूनाइट करने का प्लान करता है। रे पावर्स को कंट्रोल में लाता है और उससे वह एक जबरदस्त ऑरा वाली तलवार निकालता है। काय शॉक और डर में देखता है जब एटमॉस्फेयर रे के बॉडी के आसपास बदलता है। रे फिर अपनी तलवार काय पर पॉइंट करता है, उसे कहता है कि अब समय आ गया है कि वह चीजें खत्म करें।